वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस प्लेटफॉर्म। माय नेम इज आलोक सिंह, मेरा नाम आलोक सिंह है एंड हमारी ये यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज के सेशन में 7 डेमो क्लास का सेशन है। ऑलरेडी हमने 6 क्लासेस अपने यूपी पीसीएस मेंस के लिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 5, पेपर 6 के लिए सेशंस ले लिए हैं। सिलेबस के पर्टिकुलर सेगमेंट से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनको हमने आपको डिस्प्ले किया कि पास्ट में कमीशन ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उनके प्रेमाइज पे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं हमने डेली ऑन अ डेली बेसिस अराउंड 5 क्वेश्चंस अपने वीडियो सेशन में डिस्कशन किए हैं एंड डेली 2 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन हमारी क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे, यू कैन गो टू द क्रॉनिकल आईएएस वेबसाइट और यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूपी पीसीएस की कोर्स डिटेल में जाके आप डेली जो कोर्स प्लान है विद द डेट, टाइमिंग और किस जीएस पेपर के किस सिलेबस के सेगमेंट पे हम ये अपनी क्लासेस को रन करा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल होगा जिससे आप एसेस कर सकते हैं वीडियो को। अभी जो है 6 वीडियोस आपकी फ्री हैं एंड सब्सिक्वेंट नेक्स्ट सेशन में अराउंड 6 वीडियोस आपके लिए इजीली फ्री अवेलेबल होगी। इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे वीडियो क्लासेस में विद आंसर राइटिंग टेक्निक जो है प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे इन आंसर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड सब्सिक्वेंटली डेली ऑन अ डेली बेसिस जो है टाइम के हिसाब से आपको डेली जो है 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे जिनको आप अपने घर पे बैठ के लिख सकते हैं और उन आंसर को सब्सिक्वेंटली हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी या यही गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। इसके पीडीएफ को जो है आप मेल कर सकते हैं जिसको हम इवैल्यूएट करके आपको जो है फीडबैक अलोंग विद द मेंटरशिप जो है प्रोवाइड करेंगे। तो सब्सिक्वेंट प्रोसीड करते हैं। आज हमारा जो 30 जनवरी का जो सेगमेंट प्लान है वो पेपर 1 का हम जीएस पेपर 1 के इस सिलेबस सेगमेंट को टारगेट करेंगे। मोर स्पेसिफिक ये जो जीएस का सिलेबस सेगमेंट है वो पेपर 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है, सब्सिक्वेंटली वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया गया है, राइट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि सिलेबस में मेंशन करता है राइट फ्रॉम 1757 टू 1947 तक के जो भी इवेंट्स हुए हैं वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के एम्बिट में आते हैं, तो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एंड सब्सिक्वेंट उसी से एसोसिएटेड है सिग्निफिकेंट इवेंट्स लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए वो सिलेबस में मेंशन करता है। मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, पर्सनालिटी लाइक महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज उन पे सिलेबस जो है स्पेसिफिकली मेंशन करता है। मॉडर्न इंडिया से एसोसिएटेड जो भी इंडियन हिस्ट्री से एसोसिएटेड इश्यूज हैं सिलेबस स्पेसिफिकली आपको डिमांड करते हैं। सब्सिक्वेंट सेकंड पिलर में जो है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में डिस्कशन यहाँ पे सिलेबस मेंशन करता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटर जो भी रहे, जो भी पर्सनालिटीज एसोसिएटेड रहे जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, उनके बारे में डिस्कशन से रिलेटेड है, राइट। एंड ये आपके मॉडर्न इंडिया के बाद थर्ड पिलर जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से, आजादी के बाद जो 500 प्रिंसली स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, राइट, जिनका कंसोलिडेशन किया गया था, उससे एसोसिएटेड सिलेबस का थर्ड पिलर है। फोर्थ पिलर में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड डोमेन डील करता है जहां पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी से लेके मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरीज तक के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में इवेंट्स हुए, इवेंट्स लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स एंड रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ये यूपी पीसीएस के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जीएस पेपर 1 में, राइट। तो मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और कुछ जो थॉट प्रोसेस पे हैं, सोशलिज्म, नाजिज्म और फासिज्म, जो कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और उनके फॉर्म्स और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये सिलेबस स्पेसिफिकली 5th पिलर में डिस्कस करता है। तो प्रीवियस हमने अपने जीएस पेपर 1 में इंडियन आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के बारे में स्पेसिफिकली उस सिलेबस के डोमेन को डील किया था, क्या क्वेश्चंस पास्ट में आए हुए हैं एंड सब्सिक्वेंट क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर डिस्कशन किया था। आज स्पेसिफिकली जो सेकंड सिलेबस पेपर 1 का जो सेकंड सेगमेंट है उस पे इन 5 पिलर्स पे हमारा डिस्कशन प्रेमाइज होगा, राइट। लेकिन अभी डिस्कशन से पहले सबसे पहले हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं कि इस सिलेबस के सेगमेंट के, पर्टिकुलरली इस सिलेबस के सेगमेंट पे यूपी पीसीएस कमीशन ने क्या-क्या क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं, किन-किन थीम्स का रिपीटिशन है, वो अगर हम एनालाइज कर लेंगे तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है अपनी एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो कि 1757 से 1947 तक के जो डोमेन है, यहाँ पे पास्ट 2018
से लेके 2023 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए उन पे देखते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, उसको एनालाइज करने के लिए दिया गया है। एक 8 मार्क का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो 1857 के क्रांति हुई थी, वो भारतीय इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको आपको एनालाइज करना है। क्वेश्चन ये डिमांड करता है, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, कहने का पर्सपेक्टिव है एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया। सेकेंड जो है 2020 में इसी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से यहाँ पे गवर्नर जनरल्स के बारे में पूछा गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन हुआ है, ब्रिटिश रूल का जो एक्सपेंशन हुआ उसको डिस्कशन आपको करना है, राइट। तो गवर्नर जनरल के प्रेमाइस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बास्ट कमीशन ने पूछा है। सब्सिक्वेंट आगे आपको डलहौजी के बारे में पूछ सकता है, लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछ सकता है, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे जिनका एक रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ यू कैन सी कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सब्सिक्वेंटली आपको जो इंडिया रेनेसा मूवमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि 19वीं सेंचुरी में जो इंडियन रेनेसा मूवमेंट हुआ था उसने इंडिया की डेवलपमेंट को कैसे शेप किया, भारत की उन्नति, भारत की प्रगति में कैसे ये जो पूर्ण जागरण था भारत का, इंडियन रेनेसा का जो कि 19वीं सेंचुरी में हुआ, वो उसको कैसे भारत की, इंडिया की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट किया। तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भारत में नव जागृति लेके आई, एक रेनेसा लेके आई, एक इनोवेशन बेस्ड थॉट प्रोसेस लेके आई, उसको आपको इस सिलेबस के सेगमेंट में डील करना है। तो यहाँ पे भी ये भी एक तरह से एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ही है। आपको पहले तो ये डिकोड करना है कि इंडिया रेनेसा मूवमेंट क्या है, एंड उसके सब्सिक्वेंट में आपको कोरिलेट करना है कि इसने इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प की, राइट। विडो रीमैरिज से एसोसिएटेड सती प्रथा को खत्म करना, राजा राम मोहन रॉय की थॉट प्रोसेस, मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद पे फोकस रखना, राइट। हिंदुइज्म का रिवाइवलिज्म और रिफॉर्मेशन पे फोकस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, सर सैयद अहमद खान का जो है साइंस एंड टेक में मुस्लिम कम्युनिटी को लेके आना कि साइंस एंड टेक पे फोकस करे, तो एजुकेशन डेवलपमेंट में, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ डाल सकते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब्सिक्वेंट यू कैन सी कि 1857 के ही प्रेमाइस पे यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डायमेंशन पूछ रहा है। यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 का सीधा 2018 में पूछा गया, एंड सब्सिक्वेंटली सेम 1857 के रिवोल्ट में 5 साल बाद 2023 में आइडियोलॉजिकल डायमेंशन जो है कमीशन ने पूछा है, जो कि 12 मार्कर क्वेश्चन है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट से ये है। अब सेकंड सिलेबस के सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स और पर्सनालिटीज इश्यूज जो सिलेबस का सेगमेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज अब तक पूछी गई हैं उसमें आपकी जो है 2 बार तो महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जो मिडिल पाथ अप्रोच इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पे डिस्कशन कीजिए। एंड सेकंड, गांधी के व्यू जो वर्ना सिस्टम पे क्या थे, उस पे जो है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन 2018 और 2020 में सिर्फ महात्मा गांधी से आए। महात्मा गांधी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक अलॉन्ग विद भगत सिंह और सर सैयद अहमद खान जैसी पर्सनैलिटी के बिहाफ पे ये पास्ट में कमीशन ने जो है इस पे क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड सब्सिक्वेंट प्रोबेबिलिटी है कि और में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पूछा जा सकता है, लाला लाजपत राय के बारे में पूछा जा सकता है, या रेवोल्यूशनरी लीडर्स लाइक चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, यही कोर फाउंडेशन है, इन्हीं के प्रमाइस के अराउंड जो है पर्सनैलिटीज का कंपेरिजन, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, क्वेश्चन आते हैं। तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में पास में कमीशन ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। सब्सिक्वेंट जो थर्ड पिलर है फ्रीडम स्ट्रगल पे, यहाँ पे इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस है कमीशन का। 2018 में जो है इंडियन इकोनॉमी वाज बैडली इंजर्ड, भारत की अर्थव्यवस्था को जो बहुत सारा नुकसान पहुंचा था कॉलोनियल रूल से, ब्रिटिशर्स के रूल पे, उस पे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2018 में 12 मार्कर क्वेश्चन है। एंड सब्सिक्वेंट यू कैन सी कि 2019 में सेम थीम पे इंडियाज इकोनॉमिक लाइफ पे ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसी डायमेंशन पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यानी कि ब्रॉडली इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ब्रिटिशर्स का जो रोल रहा है उसको टाइम एंड अगेन पास्ट में कमीशन ने रिपीटेड थीम पे जो है अलग अलग डायमेंशंस पे रिपीट किया हुआ है।
एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक यहाँ पे रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बोल रहा है। 2019 में पूछ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ऐसे सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है आपको जो है सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चन को हम अगर प्रीवियसली ही प्रैक्टिस कर लें, अपने कोर क्रक्स मटेरियल को प्रिपेयर कर लें, तो यहाँ पे ईजियर वे में जो हम आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे। एंड जो सेगमेंट फर्दर सिलेबस का सेगमेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, प्रिंसली स्टेट के कंसोलिडेशन की। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनका रोल क्या रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इसमें प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के लिए इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो 2018 और 5 साल बाद फिर 2023 में, यानी कि ट्रेंड देखो कि 5 साल बाद एक रिपीटिशन हो रही है थीम्स के क्वेश्चंस की, राइट। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके थीम की रिपीटिशन एक सब्सिक्वेंट 5 साल के गैप पे कमीशन पुटअप कर रहा है। सब्सिक्वेंट कुछ माइक्रो एलिमेंट्स जो कि कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, जैसे रीजनलिज्म का यहाँ पे एक डायमेंशन लिया गया है, उससे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि कैसे इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन में रीजनलिज्म जैसी जो इश्यूज हैं उन्होंने जो है नेशनल इंटीग्रेशन में अफेक्ट किया हुआ है। तो ये सिलेबस के इस सेगमेंट से आप देखें कि पास में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से यू कैन सी कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा रोल कम होता जा रहा है, जो मेंस में क्वेश्चन का ट्रेंड है, लेकिन यूपीपीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यू कैन सी कि पिछले 5-6 सालों में रिपीटेड वे पे जो है 1-2 क्वेश्चन टाइम में लगेगा अपीयर हो दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, हिटलर का रोल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रहा है 2018 में। दे हैव आज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड पीस को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या एफर्ट डाले गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन 2019 में आया है। एंड सब्सिक्वेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन, एज यू हैव सीन के सिलेबस में स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही एसोसिएटेड जैकोबियन क्लब है, उनके बारे में पूछा है कि जैकोबियन क्लब्स क्या है और इनका रोल जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए क्या रहा है। 12 मार्कर क्वेश्चन है। नेचर ऑफ द क्वेश्चन देखिए कि कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेके आया, जो कि इन टर्न सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन क्रिएट करने में हेल्प कर रही थी, राइट। तो 2021 में ऐसे एक ब्रॉडर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कमीशन ने पूछा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रेमाइस पे। एंड सब्सिक्वेंटली 2021 में यू कैन सी कि बाल्कन क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाल्कन क्राइसिस एंड व्हाट वाज इट्स रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखेंगे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग कंट्रीज जो एस्टैब्लिश हो रही हैं। बाल्कन रीजन में जो कि आज का मॉडर्न डे यूरोप है, वहां पे क्राइसिस हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये डेवलपमेंट जो हुई थी, इनको आपको जो है एलोबरेट करना है। एंड सब्सिक्वेंट जो लास्ट ईयर क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि बिस्मार्क का रोल जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जर्मनी के एकाकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है, उसको एलोबरेट करना है। बिस्मार्क ने जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का जो है पॉलिसी रन की थी जर्मनी की यूनिफिकेशन में। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो हम सिमिलरली बलबन के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी उसने भी अपनाई थी, राइट। तो इस प्रेमाइस पे जो है पास में कमीशन ने जो है आपसे पूछे हैं क्वेश्चन। तो इसी प्रेमाइस पे आज का जो हमारा डिस्कशन है, इन्हीं सिलेबस के सेगमेंट पे आज हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो 1 बाय 1 हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उन आंसर्स को कैसे लिखा जा सकता है, इंट्रोडक्शन का जो अप्रोच है वो कैसे डिफर कर सकता है, जहां पे हम हर एक स्टेज पे अपना जो है वैल्यू एडिशन करके अपने कॉम्पिटिटर से 0.5 मार्क्स का ही एज हर एक डायमेंशन पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको होलिस्टिकली अराउंड अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में 10 to 20 मार्क्स का गैप हर एक पेपर में हम क्रिएट कर सकते हैं और हमारे सिलेक्शन के चांसेस सॉलिडिफाई हो सकते हैं। तो पास में आपने 6 पेपर्स ऑलरेडी देखा है। तो बिगिन करते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो नाउ प्रोसीडिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन डिमांड करता है हमसे डिस्कस द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया फ्रॉम 1757 to 1857।
इंडिया में जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ले आई गई थी राइट फ्रॉम 1757 टू 1857, उनका जो है आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है। हिंदी में देखें, 1757 से 1857 तक भारत में ब्रिटिश नीतियों का जो आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करें, आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करें। इसको जो है आपको 200 वर्ड में लिखना है। ये 12 मार्कर क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन है। तो ब्रॉडली इस क्वेश्चन को हमें 200 वर्ड में डील करना है, 200 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तो जो हमारी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो आंसर होगा उसको जो स्ट्रक्चरिंग होगी वही उसी कन्वेंशनल अप्रोच पे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बिहार पे हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड की लिमिटेशन यहाँ पे है, 200 वर्ड में इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो अपने इंट्रोडक्शन को अराउंड 30 to 40 वर्ड्स में हम रखेंगे, कंक्लूजन को सिमिलरली 20 to 30 वर्ड्स में रखेंगे, एंड बॉडी ऑफ द आंसर में जो हम मेन जो कंटेंट डालेंगे वो अराउंड 100 to 130 वर्ड्स के अराउंड जो है अपने आंसर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि अराउंड 200 वर्ड में हम अपने आंसर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अप्रोच डिफर कर सकता है, पॉइंट के फॉर्मेट में इस आंसर को लिख सकते हैं, सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देके हम जो है जो भी इस आंसर के सब्सटेंस में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ, अब सबसे पहला हमारा काम जो होता है एग्जामिनेशन में, जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो सबसे पहले की टर्म्स को देखेंगे, की टर्म्स क्वेश्चन में क्या रखे गए हैं और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। राइट, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके बारे में हमें सबसे पहले जो है एग्जामिनेशन में एक फर्स्ट ग्लिम्स में ही क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है पहले उसको हम डिकोड कर लेते हैं, जो कि आपको मेंटली ही माइंड में ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही ये फ्रेमवर्क आपके माइंड में डेवलप हो जाना चाहिए। इसमें जो कंटेक्स्ट है, क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है वो सबसे पहले कंटेक्स्ट जो है वो ब्रिटिश पॉलिसी के से रिलेटेड है। यहाँ पे जो ब्रिटिश पॉलिसीज की बात की जा रही है, जो इंडिया में लेके आई गई थी ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश पॉलिसीज लेके आई, उनके इम्पैक्ट के बारे में पूछी जा रही है, और किस पर्सपेक्टिव में इम्पैक्ट, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में इम्पैक्ट पूछी जा रही है कि इंडियन इकोनॉमी पे इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। राइट, क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये आपको जो है क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। और स्पेसिफिक टाइमलाइन क्वेश्चन ने यहाँ पे मेंशन की है कि इसको जो है अराउंड जो हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम है 1757 से लेके 1857 तक जो भी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेके आई गई उनके बारे में आपको रेफरेंस देते हुए ये वैलिडेट करना है कि इसका, इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी में क्या पड़ा है। यानी कि वैल्यू एडिशन के पर्सपेक्टिव से आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज लेके आई गई उनके बारे में आपको मेंशन करना है कि क्या पॉलिसीज जो है ब्रिटिशर्स लेके आए। राइट, वैल्यू एडिशन में आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या पॉलिसीज लेके आए, एंड सब्सिक्वेंट उन पॉलिसीज का थोड़ा सा आप जो है की रेफरेंस देके, की रेफरेंस बहुत माइन्यूट फॉर्म में देके फर्दर जो है आप उसकी एनालिसिस करेंगे। राइट, उनकी एनालिसिस करेंगे कि इनका ब्रॉडर जो है इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो कोर कंटेक्स्ट जो है, क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है ब्रॉडली इसी थीम पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी की तरह बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 200 वर्ड में एक क्वेश्चन डिमांड करने की बात बोल रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि आखिर हमें क्वेश्चन को कीली जो है एड्रेस कैसे करना है, क्या डिमांड है। नाउ अब आते हैं इसके स्ट्रक्चरिंग पे हम आते हैं कि जो आंसर का स्ट्रक्चर होगा उसको हम कैसे करेंगे। तो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे आंसर की वही है कि सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन की जो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कंटेक्स्ट को हमने डिकोड किया है उसको अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बिगिन करेंगे। राइट, इंट्रोडक्शन से हम अपने आंसर को बिगिन करेंगे और इंट्रोडक्शन में हम एग्जामिनर को अपनी कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में रेफरेंस देंगे कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा है एंड प्रॉपर्ली समझा है, और जो भी डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं उसी के थीम के प्रेमाइस पे उसका एक ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन हमारे इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। राइट, तो एग्जामिनर को एक अवेयरनेस हो जाएगी कि जो कैंडिडेट है वो वेल अवेयर है कि उसने क्वेश्चन की डिमांड को समझा है, एंड ब्रॉडर जो है एक थीम जो है फर्दर जो है थीम का रिप्रेजेंटेशन अपने इंट्रोडक्शन में कर रहा है जो कि वो बॉडी ऑफ द आंसर में लिखने वाला है। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया हमने। सबसे पहला जो हमारा काम है अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करने का, वो हम इंट्रोडक्शन में ही अपने इन्फ्यूज करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो
कंटेक्स्ट है, जो कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन उसके प्रेमाइज में, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज की बात की जा रही है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में ब्रिटिश पॉलिसीज का रेफरेंस और उन ब्रिटिश पॉलिसीज का कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया हमें जो है रेफर करने की जरूरत है। तो इंट्रोडक्शन को भी हिस्ट्री जैसे स्टैटिक टॉपिक में हम वैरायटी ऑफ अप्रोचेस से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई एक कन्वेंशनल अप्रोच ना हो, अलग अलग तरीके जो हैं हम जो है अपने इंट्रोडक्शन में ला सकते हैं, ताकि हमारी जो आंसर कॉपी है, जो हमारा आंसर है, हमारे पीयर ग्रुप से थोड़ा डिफर हो सके, राइट। अलग अलग अप्रोचेस में जा सकते हैं, राइट। थोड़ी एक इनोवेशन कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल अप्रोच से, डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच से अलग होकर थोड़ा अलग हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि हम अपने हर एक आंसर में करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में क्रिएट हो कि इंट्रोडक्शन को भी वैरायटी ऑफ अप्रोचेस से एक स्टैटिक टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं अगर बोलूँ तो 3 डिफरेंट अप्रोचेस से हम लिख सकते हैं, राइट। 3 डिफरेंट अप्रोचेस से लिख सकते हैं। पहला जो है क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपने आंसर का इंट्रोडक्शन बिगिन कर सकते हैं। अब ये क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे इंट्रोडक्शन बिगिन करेंगे, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंस दे सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि आप 1757 से लेके 1857 तक जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज थे उनकी इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, यानी क्रोनोलॉजी उसने दे रखी है ऑलरेडी आपको 1757 से 1857 से। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रिटिशर्स पॉलिसीज के बारे में एक ब्रीफ से हिंट दे सकते हैं क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव में कि 1757 के बाद जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज आई उनका 1 या 2 रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स their policies were implemented in India। ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए तो प्रोमिनेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, राइट, ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी। लेकिन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और इन दो वॉर ने टोटल इंडियन सिनेरियो पे जो ब्रिटिशर्स रूल करेंगे उस सीन को ही ऑल टुगेदर बदल दिया। और इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट क्रिएट किया। टेक्टोनिक शिफ्ट कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन इस वॉर के बाद, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रेडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है, वो इंडिया में उसका रोल शुरू हो जाता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इंडिया में उसका शुरू होता है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज या कुछ ऐसी इंडिविजुअल पॉलिसीज जो है कंपनी के बिहाफ पे जो इंडिया में इंप्लीमेंट होगी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, वो लेके आती है। तो हम यहाँ क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डाल सकते हैं कि विद एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, the Britishers policies shaped the Indian economy, right? Shaped the Indian economy। कुछ ब्रीफ सा रेफरेंस हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में ही हम डाल सकते हैं जमींदारी सिस्टम के अलावा सिमिलर जो है 1793 में, राइट, 1793 में जो है परमानेंट लैंड सेटलमेंट की बात की जाती है, राइट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट की बात की जाती है। लैंड सेटलमेंट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट ऐसे जो है ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेके आए गए 1793 में। सब्सिक्वेंट फर्दर जो है ट्रेड पॉलिसीज लेके आएंगे। ट्रेड पॉलिसीज में क्या किया गया? टैरिफ पॉलिसीज लेके आई गई, राइट। सब्सिक्वेंट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी मोर प्रोमिनेंटली टैरिफ पॉलिसीज लेके आती है। टैरिफ पॉलिसी के साथ साथ कुछ एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी लेके आती है सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड पे, राइट, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स लेके आती है। तो अपने इंट्रोडक्शन में ये 2-3 जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज हैं जो कि 1757 से लेके 1857 के बीच में लेके आए गई, इनको जो है क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर रेफर कर सकते हैं, राइट। इन पॉइंट्स को रेफर कर सकते हैं और एक ब्रीफ सा दे सकते हैं हिंट जो है, राइट। इन ब्रिटिश पॉलिसीज के रेफरेंस में कुछ ब्रीफ सा हिंट दे सकते हैं कि इन ब्रिटिशर्स पॉलिसीज ने जो है इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या किया? एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट किया, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस, इंडेप्टनेस, कर्ज की जो टेंडेंसी है वो डेवलप की, पॉवर्टी परपेचुएट हुआ ये ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसी से रिलेटेड, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन में क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें टाइमलाइन का रेफरेंस देते हुए कि राइट फ्रॉम 1757 टू 1857 ब्रिटिशर्स पॉलिसी शेप्ड द इंडियन इकोनॉमी,
right? Indian economy causing rampant deindustrialization, right? Deindustrialization के साथ साथ agrarian distress, indebtedness and poverty, right? In poverty, all because of the implemented Britishers policies like zamindari system, permanent land settlement and subsequent tariff policies और agrarian reforms. तो अपने इंट्रोडक्शन में ही एक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं और फैक्चुअल इनपुट में ये की टर्म्स का यूज कर रहे हैं, की टर्म्स का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और एग्जामिनर को स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वे कर रहे हैं कि हमें फैक्चुअल इनपुट इस आंसर का प्रॉपरली पता है, राइट? जो कि एक प्रॉपर इंप्रेशन क्रिएट करेगा और इन पॉलिसीज का ब्रॉडर एक समराइज फॉर्म में क्या इंपैक्ट पड़ा है वो हम कहीं ना कहीं अपने इन 30-40 वर्ड्स के इंट्रोडक्शन में अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये तो एक क्रोनोलॉजिकल बेस्ड पर्सपेक्टिव हो गया कि 1793 में ये लेके आया गया, सब्सिक्वेंट 19th सेंचुरी में टैरिफ पॉलिसी, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स लेके आए, राइट? एक ये अप्रोच हो गया, राइट? एंड सब्सिक्वेंट इस क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड जो है हम कुछ और इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन का तरीका जो है कुछ अलग तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना में भी हम अपने इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं, राइट? कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से भी अपने आंसर को जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना क्या हुआ? क्वेश्चन की कोर डिमांड ही ये कोई क्रोनोलॉजी के साथ कॉज एंड इफेक्ट पूछ रहा है कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी जो कि कॉज है उसका इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा, राइट? तो कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना पे ही क्वेश्चन की डिमांड है. तो इंट्रोडक्शन की भी बिगिनिंग हम ऐसे ही कर सकते हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मेंशन कर सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी जो कि कॉज था, दैट इज दिस पॉलिसीज, ये जो पॉलिसीज में यहाँ पे मेंशन की गई हैं इनका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, नेटिव इंडस्ट्रीज को लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चरियन डिस्ट्रेस हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो उनका डेनिग्रेशन हो रहा है, डिबेकल हो रहा है, राइट? पॉवर्टी कॉज हो रही है. तो यहां पे हम इंट्रोडक्शन को कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? इंट्रोडक्शन का ये एक अप्रोच हो सकता है. इन्हीं पॉइंट्स को हम कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या फिर अगर थर्ड पर्सपेक्टिव हम इंट्रोडक्शन का रखें, थर्ड पर्सपेक्टिव अगर रखें तो एक कॉन्ट्रास्ट या कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से भी अपने इंट्रोडक्शन को हम इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंटली 1857 से लेके 1857 तक जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थे उनके इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात कर रहे हैं. तो कॉन्ट्रास्ट के पर्सपेक्टिव से जो अगला मेथोडोलॉजी इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट के लिए हम रख सकते हैं वो कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से अपने इंट्रोडक्शन को यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन कैसे करें, राइट? ये कैसे पॉसिबल होगा, ये आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है. तो यहाँ पे हम ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन दे सकते हैं इंडिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से. बिफोर 1757 ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हुई, उनके बारे में यहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं India was referred as golden bird due to its trade surplus and flourishing trade and commerce. However, with advent of Britishers, their policies led to deindustrialization agrarian distress and
debacle of socio-economic indicators. सोशियो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट। तो यहां पे हमने प्रोमिनेंटली एक कंपैरिजन, एक कॉन्ट्रास्ट किया है कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया को जो है गोल्डन बर्ड बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, राइट। और ये सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? ड्यू टू इट्स ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस की वजह से। और ट्रेड सरप्लस कैसे होगा? इंडिया ग्लोबल मार्केट में ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करता था और इंपोर्ट कम करता था। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो होते थे गोल्ड कॉइन्स, जो कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में बहुत ही हेल्प करते थे, इसीलिए इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था, ट्रेड सरप्लस की वजह से। और कन्वेंशनली इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, मोर स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर जो हमारे एंटिटीज थी, वो क्वाइट फ्लरिशिंग थी, क्वाइट डेवलप थी। तो ये जो फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया का था, राइट, कन्वेंशनली बिफोर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या बिफोर एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हाउएवर पोस्ट देयर एडवेंट, पोस्ट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो उनकी गवर्नमेंट, जो उनकी पॉलिसीज थी, राइट, जो उनकी पॉलिसीज थे वो इंडिया में क्या लेके आए? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चरियन डिस्ट्रेस क्रिएट किया, एग्रीकल्चरियन डिस्ट्रेस क्रिएट किया। और एक ब्रॉडर टर्म, क्योंकि हम इतने इंट्रोडक्शन में ये सारे टर्म्स को नहीं डाल सकते, पॉवर्टी, हंगर, ये सारी चीजें, तो डिबेकल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन टर्न रिफ्लेक्ट पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी, वुमेन का रोल डिग्निग्रेट हो गया, राइट, इनइक्वालिटी क्रिएट हुई। तो ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डिबेकल हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड मोर स्पेसिफिक देयर पॉलिसीज विच वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो हमने यहां पे एक कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। तो यू कैन सी कि इस क्वेश्चन को तीन डिफरेंट तरीके से, इस क्वेश्चन की जो भूमिका है, उसकी प्रस्तावना को हम जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला अप्रोच हमने यहाँ देखा कि क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जहां हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज के बारे में बता दिया और पॉलिसीज को जो इम्पैक्ट है अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग टाइम स्केल पे, उसका रेफरेंस हमने दे दिया। या सेकेंड पार्ट में जो है कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से हमने अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट किया कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई थी उनका इफेक्ट क्या था। कॉज तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसका इफेक्ट क्या है? एग्रीकल्चरियन डिस्ट्रेस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडेप्टनेस, पॉवर्टी, राइट, ये सारे क्या है? इफेक्ट हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट से हम दूसरा इंट्रोडक्शन, या मुझे जो लगता है मोस्ट सुटेबल जो है, ये एक कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन बेस्ड इंट्रोडक्शन इस आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कितने कीवर्ड्स हैं, 30-40 वर्ड में ही आपने जो है कीवर्ड्स काफी यहाँ पे यूज कर लिए हैं, जो कि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है कि आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जिसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी प्रीवियस जो अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री थी, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, इसको आप 2 लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, तो जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है उसको कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन में आपने ब्रीफली रिफ्लेक्ट कर दिया है कि पहले सब कुछ सही था, इकोनॉमी वाज डीपली फ्लरिशिंग, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनका डिबिकल डाउनफॉल हुआ है। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन में अराउंड 30 to 40 वर्ड्स यू कैन सी कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। 5 to 6 कीवर्ड्स हैं जो कि एक एग्जामिनर, एक इवैल्यूएटर को इन्फोर्स करेंगे आपको इंट्रोडक्शन में अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा मार्क्स रिवॉर्ड करने के लिए। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मेंस में आंसर कॉपीज को अलग रिप्रेजेंट करती हैं, अलग इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। ऐसे छोटे छोटे एफर्ट जो आपको डालने पड़ेंगे जो कि आपके आंसर में वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सके। नाउ सब्सिक्वेंट अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी जो क्वेश्चन है उसके बॉडी ऑफ द आंसर में, कि जो बॉडी ऑफ द आंसर है उसको हम ब्रॉडली जो है इलेबोरेट करेंगे। तो जो बॉडी ऑफ द आंसर लिखेंगे उसमें जो कोर डिमांड है दैट इज इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडियन इकोनॉमी। तो यू कैन गिव दिस हेडिंग अपने मेंस आंसर में डाल सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। टाइम स्केल जो है आप 1757 से 1857 जो क्वेश्चन में रखा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे रख सकते हैं। और प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो आपने हेडिंग डाली है उसको ऐसे आप जो है बॉर्डर लाइन कर दें, एक हेडिंग क्रिएट कर ले ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी हो। मेंस में इतना टाइम नहीं रहता साफ सुथरा लिखने का।
स्पेस आपको इतना ही अवेलेबल होता है। तो सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन पे भी आपको ध्यान देना है कि जो आप पॉइंट कहना चाहते हैं उसकी बिगिनिंग को ऑल टुगेदर एग्जामिनर एक ही नज़र में देख ले, एक ही नज़र में उसको इवेल्युएटर को समझ में आ जाए कि आपने क्या बात कहनी शुरू की है, राइट। तो यहाँ पे आप जो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसीज फ्रॉम 1757 टू 1857 दे दिया, जिसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट के फॉर्मेट में अपने की पॉइंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पॉइंट हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अग्रेरियन डिस्ट्रेस। एक पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे जो हम बोलना चाहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी उनकी वजह से जो है अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ। अब ये अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ, उसके रेफरेंस में हमें ब्रिटिशर्स पॉलिसीज के बारे में मेंशन कर देना है। तो कौन सी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी जो ये अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। तो हमने अभी देखा कि हमने दो पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया, एक जमींदारी सिस्टम एंड सब्सिक्वेंट जो दूसरी पॉलिसी है जिसको परमानेंट लैंड सेटलमेंट बोलते हैं, जो कि 1793 में ब्रिटिशर्स लेके आए। इस परमानेंट लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज में जो लैंड की ओनरशिप थी फॉर द टाइम बीइंग वो जमींदार्स को दे दी गई, राइट। परमानेंट लैंड सेटलमेंट जमींदार्स को लैंड दे दिया गया और उनको ये बोला गया है कि आउट ऑफ 11th पार्ट आप जो 10 हिस्सा 10/11 पार्ट जो है ब्रिटिशर्स को दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे रेवेन्यू के फॉर्म में, और 1/11 पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है वो जमींदार खुद रखेंगे और उसकी कल्टीवेशन की जिम्मेदारी ऑल टुगेदर जमींदार की होगी। तो जमींदार को जब ये जमीन दी गई तो उससे डिस्टर्बेंस क्या हुआ कि यहाँ पे जो है अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस कैसे क्रिएट हो रहा है। इसके वजह से जो लैंड का कंसंट्रेशन है, राइट, लैंड कंसंट्रेशन वो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में चला गया। लैंड कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स, दैट इज जमींदार के पास ही जमीन है, वही इन्फोर्स करेगा, पॉलिसीज लेके आएगा। एंड क्योंकि लिमिटेशन नहीं थी, ब्रिटिशर्स के साइड से कोई चेक नहीं था कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जितना भी हो रहा है उसका 10/11 पार्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा है और बाकी जमींदार जितना रखना चाहिए। तो जमींदार इन टर्न क्या करेगा, पीजेंट्स को इन्फोर्स करेगा, प्रेशराइज करता है इस पॉलिसीज के एम्बिट में कि मोर एंड मोर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। और इन टर्न इन द वर्स्ट कंडीशन अगर कुछ इकोनॉमिक फेलियर हो गई, फेमाइन आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीजेंट्स की होती थी, ना ब्रिटिशर्स की ना जमींदार की। रेवेन्यू माफ नहीं किया जा सकता था। तो वो इन टर्न क्या कर रहा है, वो एक डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। यानी कि अगर क्रॉप का फेलियर हुआ तो पीजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पीजेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए जो लोकल मनी लेंडर्स थे, जो पैसे देते थे, उनसे पैसे उधार लेते थे और रेवेन्यू देते थे। यानी कि इनडेप्टनेस, कर्ज की जो है सिचुएशन जो है, एक इंपैक्ट ब्रिटिश पॉलिसी का लार्जर ये पड़ा है इनडेप्टनेस का, राइट। सब्सिक्वेंट कन्वेंशनली इंडिया में जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, गेहूं चावल इनकी खेती होती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू किया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो है शुरुआत की, राइट। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से जो नेटिव फार्मिंग थी या जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी उनका वो लॉस हुआ। तो ये अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस प्रोमिनेंटली इस ब्रिटिशर्स पॉलिसीज की वजह से हुआ। तो ये 3 डायमेंशन आप अपने बॉडी ऑफ द आंसर में दे सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज लेके आई गई, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज लेके आई गई थी उनका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो एक पॉइंट तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट दूसरा पॉलिसी हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रोमिनेंटली आप समझ कैसे क्या रहे हैं, इतनी ब्रीफ सी आपको जो आइडिया तो होगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू डिबेकल ऑफ द नेटिव इंडस्ट्रीज, जो हमारी अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोमिनेंट आज के टाइम पे इंडिया में एमएसएमईज हैं, राइट, डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर उनका लॉस हो जाए, कोई बाहर से कंपनी आ जाए, या किराने या सब्जी बेचने वाला जो है आज के प्रोमिनेंटली हम प्रोमिनेंट ठेले पे से सब्जी खरीदते हैं, किराने की दुकान से सामान लेते हैं, लेकिन बाहर से अगर वॉलमार्ट आ जाए, राइट, तो क्या होगा, इन किराने की दुकानों का नुकसान होगा। तो वो प्रोमिनेंटली उस टर्म को क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल रहे हैं। और ये ब्रिटिशर्स की किन पॉलिसीज की वजह से जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो हुआ टैरिफ पॉलिसीज की वजह से। ब्रिटिशर्स टैरिफ पॉलिसीज लेके आए, राइट। ब्रिटिशर्स पॉलिसीज जो थी वो टैरिफ पॉलिसीज लेके आई, और इन टैरिफ पॉलिसीज ने क्या किया,
इन्होंने जो इंडियन गुड्स जो थे, इंडियन गुड्स थे, तो उनका रेट हायर कर दिया, राइट। इंडियन गुड्स पे हायर टैरिफ लगाया और अपने गुड्स पे चीपर लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स गुड्स थे वो क्वाइट चीपर हो गए, मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ी, और इंडियन गुड्स जो कि उनके कंपैरिजन में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं बन रही है, वो कॉस्टलियर होती गई। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गुड की मोर डिमांड हुई और इंडिया की जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम हुई। तो टैरिफ पॉलिसीज की वजह से जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी नेटिव इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, राइट, हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, उनका लॉस होना शुरू हुआ। तो दैट लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इम्पैक्ट हम यहां बता सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हम अगर हम मेंशन करना चाहें, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन करना चाहें, जैसे ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। तो ट्रेड पे जब हम इम्पैक्ट की बात करेंगे प्रोमिनेंटली, एक सब्सिक्वेंट हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, राइट, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। अब ट्रेड पे इम्पैक्ट ये पड़ा है कि पहले हमने मेंशन किया कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट लेड कंट्री थी, ट्रेड सरप्लस थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद यही जो है हमारा ट्रेड सरप्लस की वजह से ट्रेड डेफिशिएंट हो गया, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है हमारा कम हो रहा है, राइट, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया से रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट कराते थे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराते थे और इसी को प्रोसेस करके थोड़ा वैल्यू एडिशन करके वो गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे, राइट। इंडिया एक मार्केट भी थी उनके लिए, यहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया और उसको जो प्रोमिनेंटली जो एक्सपोर्ट करके इंडिया में लेके आ रहे हैं, राइट। तो ये उससे क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, प्रोमिनेंटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो गिर रहा है और ब्रिटिशर्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इन टर्न जो है ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, राइट, ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। इन सब्सिक्वेंट कुछ और पॉलिसीज, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी नेवल सुप्रीमेसी रखती थी, तो जो भी इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उन पे जो है इंपॉर्टेंट सी रूट्स और पोर्ट्स हैं, उन पे जो है प्रोमिनेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, परपेचुएट करेगी सेल्फ इंटरेस्ट को, राइट। उसके वजह से जो इनकी मोनोपोली है, मोनोपोली की वजह से इनके सेल्फ इंटरेस्ट को बेनिफिट मिलेगा, राइट। मोनोपोली की वजह से इनके सेल्फ इंटरेस्ट को मिलेगा, इंडिया के इंटरेस्ट को उतना प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इंडिया की ट्रेड सरप्लस को ट्रेड डेफिशिएंट बना रही है, राइट। तो ट्रेड पे हम एक इंपैक्ट डाल सकते हैं। सब्सिक्वेंट कुछ और पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, जैसे कुछ और पॉइंट्स में हम यहाँ क्या मेंशन करते हैं, फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ डाल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज के थ्रू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट, राइट, रेलवे का डेवलपमेंट। तो रेलवे के डेवलपमेंट में, राइट, रेलवे, टेलीग्राफ, इनका डेवलपमेंट किया। और ये बात कही जाती है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने पहली बार रेलवे लेके आया, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो सेल्फ इंटरेस्ट था। रेलवे का जो डेवलपमेंट इन्होंने किया वो इसलिए किया कि एक पार्ट ऑफ द इंडिया से जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ले आके दूसरे पार्ट में प्रोसेस करके उसको जो है प्रोमिनेंटली यूज कर सके, यानी कि जो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया, नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन। और उसका कुछ भी बेनिफिट इंडियंस को नहीं मिला, इसका सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है, ब्रिटिशर्स को मिल रहा है। तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है, इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है, पॉवर्टी क्रिएट हो रही है, राइट। ये इनके इंपैक्ट है ब्रिटिशर्स पॉलिसीज के, कि जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इसकी वजह से, राइट। तो ये एक डायमेंशन हम यहां मेंशन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम फिफ्थ पिलर में डाल सकते हैं, वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आरसी दत्त और दाता भाई नेहरू ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया। कार्ल मार्क्स भी इस थ्योरी से कोरिलेटेड थे कि इंडिया का जो वेल्थ है वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, परपेचुएट करने के लिए यूज किया जा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्रिटिक लाइक दादा भाई नेहरू जी हैव टोल्ड कि जो इंडिया का वेल्थ है वो बाहर जा रहा है। और कैसे बाहर जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट हैं, राइट, जो ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन इंडिया हैं, ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी,
राइट। उनकी सैलरीज जो है इंडियन रेवेन्यू से दी जा रही, जो भी इंडियन रेवेन्यू डेवलप हो रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू जो भी डेवलप हो रहा है या आ रहा है, इस इंडियन रेवेन्यू से ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉइज के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है। तो ये इन पॉइंट्स को जो है हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में लिख सकते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इसको 1 by 1 क्या इश्यूज एसोसिएटेड थे, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी या ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट था, उन पॉलिसीज का रेफरेंस हमने दे दिया। पहले पॉइंट में हमने एग्रीकेरियन डिस्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया, जिसपे एसोसिएटेड जो पॉलिसीज थी, जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट, राइट, एंड सब्सिक्वेंट जो भी इश्यूज एसोसिएटेड, उसके कॉज क्या थे और उसका इफेक्ट क्या था, ये हम अपने पॉइंट्स में डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो टैरिफ पॉलिसीज थी उनकी वजह से, उसकी वजह से जो इंडिया की नेटिव इंडस्ट्रीज का जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ, और ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, परपेचुएट हुए। ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का एक इम्पैक्ट था। सब्सिक्वेंट नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा था कि ट्रेड का पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री थी, लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से, राइट, हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया और एक्सपोर्ट जो है उसका डाउनफॉल हुआ, राइट। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मॉडर्न इंडिया से भी रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट इवेंट एंड इश्यूज से एसोसिएटेड है, एंड साइमल्टेनियसली पर्सनैलिटी से भी एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है। सिलेबस के 3-4 डायमेंशन पे प्रेमाइज ये क्वेश्चन है, जो कि 200 वर्ड में आपको लिखना है। क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पहला सेगमेंट बोल रहा है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर चर्चा करें। पहला सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो बोल रहा है वॉज हिज अप्रोच टू इंडिपेंडेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गांधी एंड कांग्रेस। सेकेंड सेगमेंट में बोल रहा है क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति उनका दृष्टिकोण, सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण गांधी और कांग्रेस से भिन्न था। दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो है सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रहा है उसके बारे में आपको पिन पॉइंट करना है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्या सुभाष चंद्र बोस जी की जो स्ट्रैटेजी थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, वो गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिफर करते थे। ये आपको बताना है वेदर यस और नो, और ब्रीफ सा थोड़ा सा रेफरेंस दे देना है कि किन पर्सपेक्टिव से ये दोनों आपस में डिफर करते थे या नहीं डिफर करते थे। ये आपको जो आंसर में एडवोकेट करना है। तो दो आपके यहाँ पे हमने देख लिया, 2 सेगमेंट है इन क्वेश्चन के, प्राइमरली पर्सनालिटी एसोसिएटेड है। तो जो कोर कंटेक्स्ट, अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड है, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड है। और इस क्वेश्चन के 2 सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में आपको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। एंड सेकंड सेगमेंट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आइडियोलॉजिकल या जो अप्रोच थे वो कैसे डिफरेंट थे, ये आपको बताना है गांधी और आईएनसी से रिलेटेड, राइट। कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे यही बोलता है। पहले पार्ट में आपको जो कंट्रीब्यूशन बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, एंड दूसरे सेगमेंट में कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो अप्रोच था वो महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिफर था, यस और नो, और डिफर था तो कैसे था, ये आपको जो है 200 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिखना है, राइट। एक पहला पार्ट एनालिसिस बेस है, आपको प्रोमिनेंटली एनालिसिस करना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल क्या था। एंड सेकेंड पार्ट में जो है आपको एक कंपैरिजन, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अप्रोच का कंपैरिजन विद दैट ऑफ महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। तो इसको जो है आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। नाउ स्टैंडर्ड अप्रोच वही है आंसर लिखने का कि आंसर को हम लिख रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चरिंग होगी, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी ऑफ द आंसर होगा एंड देन कंक्लूजन होगा। और बॉडी ऑफ द आंसर में प्रोमिनेंटली जो भी कोर डिमांड है, जैसे इन 2 डायमेंशंस पे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, तो फर्स्ट सेगमेंट में हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे एंड सेकंड सेगमेंट में हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, राइट। प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर प्रेजेंटेशन को क्योंकि इन्हें 200 वर्ड में लिखना है तो कंट्रीब्यूशन को हम पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर
आंसर के स्ट्रक्चर पॉइंट फॉर्मेट में, और अलोंग विद रेलेवेंट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो भी हम आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया, राइट। जो भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उसके रेफरेंस में कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जिससे एसोसिएटेड हमारे पॉइंट का वैलिडेशन हो जाए। एंड सेकंड, यहाँ पे डिफरेंसेस की बात की जा रही है कि महात्मा गांधी और आईएनसी के अप्रोचेस और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कैसे डिफरेंसेस है। तो ये कंपैरिजन को हम मोर प्रिसाइज कुछ सिमिलर पैरामीटर्स पे इन टैबुलर फॉर्म जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि प्रोमिनेंटली विद इन द लिमिट ऑफ कीवर्ड्स हम इसके आंसर के स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंट कर सके, और इवैल्यूएटर के लिए, एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाएगा कि जो भी हम बात कन्वे करना चाहते हैं शॉर्ट क्रिप्स टू द पॉइंट अपने आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर का जो अप्रोच होगा वो कैसे डिफर कर सकता है। कंटेक्स्ट हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, उनके कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में। और सेकंड डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन है डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच। तो हमें जो है अपने इंट्रोडक्शन में ही इसके पर्सपेक्टिव को, जो हमारी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमें जो है अपने इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट करना है। इंट्रोडक्शन एक इंटरमीडिएट है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉडी ऑफ द आंसर के बीच का जो गैप है वो इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्ट करता है, एग्जामिनर को कन्वे करना है। तो हम कई अप्रोचेस से इंट्रोडक्शन से लिख सकते हैं। प्रोमिनेंटली पहला अप्रोच वही स्टैंडर्ड जो है कि इसको जो है हम क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रोल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो भी रोल रहा हो, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन में इनका बार बार नाम लिया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, राइट। तो हम ये कन्वे कर सकते हैं कि प्रोमिनेंटली इनकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आईएनसी के साथ शुरू हुई थी, राइट, आईएनसी के साथ शुरू हुई थी, बाद में गांधी के साथ डिफरेंसेस के वजह से, महात्मा गांधी जी के साथ डिफरेंसेस की वजह से ये जो है आईएनसी छोड़ देते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट 1930 में करते हैं। एंड इन 1942 जो है ये आईएनए के साथ, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जो है एसोसिएटेड रहते हैं, आईएनए के साथ इनका होते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम इनके कंट्रीब्यूशन को सिग्निफाई कर सकते हैं कि कैसे टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से सुभाष चंद्र बोस जी का रोल रहा है। या फिर प्राइमरली जो कंपैरिजन की बात की गई है और क्रोनोलॉजी का इन्फ्यूजन अगर किया जाए, क्रोनोलॉजी और कंपैरिजन का अगर फ्यूजन कर दिया जाए, क्योंकि कोर क्वेश्चन की डिमांड यही, पहले पर्सपेक्टिव में आपको रोल बताना है, दूसरे पर्सपेक्टिव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल का कंपैरिजन करना है। तो वी कैन राइट कि हम इंट्रोडक्शन में अगर इस अप्रोच में जाएं तो जो मुझे लगता है सूटेबल इंट्रोडक्शन अप्रोच इस क्वेश्चन का प्रोमिनेंटली होना चाहिए, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फ्रीडम स्ट्रगल में रोल को सिग्निफाई करें एंड साइमल्टेनियसली उनके अप्रोचेस कैसे डिफर थे विद दैट ऑफ महात्मा गांधी। इसका भी एक ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन अगर हमारे इंट्रोडक्शन में ही दिख जाए तो वेल एंड गुड है। तो वी कैन राइट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस played a prominent role in Indian freedom struggle with his political journey from INC's, that is Indian National Congress presidentship advocating for constitutional reforms like Purna Swaraj, advocating for constitutional reforms like Purna Swaraj, right? He was proponent of Purna Swaraj, complete independence. So, journey from India's INC's presidentship advocating for constitutional reforms to direct confrontation through militant nationalism
militant nationalism by INA, which significantly or gradually differed from Mahatma Gandhi and INC, राइट। तो इंट्रोडक्शन में हमने इन चीजों को मेंशन कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट। और उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से शुरू हुई। 1938 में जो है हरिपुरा के जो है प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र जी बोस, और उनका जो उस समय मेथोडोलॉजी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे प्रेमाइज थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द सेंस कि आईएनसी के प्लेटफॉर्म का यूज करके वो पूर्ण स्वराज जैसे इशू को जो हाईलाइट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया को पूर्ण स्वराज दे देना चाहिए। लेकिन सब्सिक्वेंट विद डिफरेंसेस विद गांधी, इन्होंने जो है अपने अप्रोचेस में चेंजेस लेके आए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जगह जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या मिलिटेंट नेशनलिज्म को एडवोकेट करने लगे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से तभी हटाया जा सकता है जब इनको डायरेक्टली कन्फ्रंट किया जाए। और डायरेक्टली कन्फ्रंट कैसे किया जाएगा? मिलिटेंट नेशनलिज्म के थ्रू, राइट, मिलिटेंसी के थ्रू जो इनको हटाया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म यूज किया आईएनए जैसा, राइट, आईएनए जैसा। और ये जो अप्रोच है, ये जो सेकंड सब्सिक्वेंट उनका जो अप्रोच था डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का, इसमें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, या महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बीच में जो है एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इंट्रोडक्शन में यू कैन सी कि ये 3-4 पॉइंट्स में जो है आप अपने की पॉइंट्स में अपने इंट्रोडक्शन को जो रख सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स हमने दे दिए, एग्जैक्ट प्रेसाइज कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन के प्रेमाइज पे हमने हाईलाइट कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, और रोल कैसे प्ले किया उसकी एक ब्रीफ सी रिफ्लेक्शन अपने इंट्रोडक्शन में दे दी। एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीड किया हमने डिफरेंसेस कि ये जो अप्रोच था इस पे महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अप्रोचेस थे, आइडियोलॉजीज थे, उससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यू कैन सी कि 200 वर्ड क्वेश्चन में अराउंड 40 वर्ड्स का ये जो हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्राइमरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन के हर एक सेगमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जो भी कोर कंटेक्स्ट ऑफ द है, जो कोर कंटेक्स्ट है क्वेश्चन का, उसके प्रेमाइज पे यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो इन अप्रोचेस से भी इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जैसे हमने डिस्कस किया। एंड सेकंड पार्ट में क्रोनोलॉजी कंपैरिजन का एक सिंथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। हम जो है एक सिंथेसिस क्रिएट कर सकते हैं अपने मॉडल जो इंट्रोडक्शन है उसके प्रेमाइज पर, राइट। नाउ अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जो उसके बॉडी में जो 2 सेगमेंट है हमें डील करने हैं, उसको जो है हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बॉडी ऑफ द आंसर में सबसे पहली जो डिमांड है, रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम एक हेडिंग डाल सकते हैं रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और इसके एम्बिट में अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, राइट। तो सबसे पहला जो है हम डाल सकते हैं आईएनसी में जो है एडवोकेटिंग फॉर स्वराज, राइट, एडवोकेटिंग फॉर स्वराज एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो कैसे? थ्रू प्रेसिडेंटशिप। 1938 का जो कांग्रेस का सेशन था आईएनसी का हरिपुरा में, हरिपुरा और त्रिपुरी ये 2 इनसे एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। तो उसके ये प्रेसिडेंट थे इस आईएनसी के सेशन पे, और इस आईएनसी के सेशन को जो है यहाँ पे इन्होंने यूटिलाइज करके पूर्ण स्वराज के बारे में बोला, राइट। पूर्ण स्वराज यहाँ पे इन्होंने एडवोकेट किया। तो ये हम पॉइंट दे सकते हैं, राइट। सब्सिक्वेंट आफ्टर डिफरेंसेस विद गांधी इन 1939 जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, इन द ईयर 1939। मोर प्रोमिनेंटली मिलिटेंट नेशनलिज्म के लिए, मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो बिगनिंग है वो थ्रू फॉरवर्ड ब्लॉक के थ्रू जो है सुभाष चंद्र बोस उसको एडवोकेट करते हैं। सब्सिक्वेंट थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इन द ईयर 1942 जो है ये आईएनए के साथ जो एसोसिएट करते हैं 1942 में, राइट, आईएनए के साथ। और इस पे भी आईएनए के यूज के थ्रू ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, राइट, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स
डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इस पे एडवोकेट करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट पे ये हम डाल सकते हैं INA फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेसिडेंटशिप, सब्सिक्वेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉइंट हम कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं, इसके लिए क्या सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए वी कैन गिव द एग्जांपल कि INA के एम्बिट में ही रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया, रानी झांसी सेगमेंट बनाया गया, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है एडवोकेट किया, जिसको हेड कर रही थी लक्ष्मी सहगल। ये एक वुमेन लेड जो है आपका रेजिमेंट था INA के एम्बिट में, जो अगेंस्ट इंडियन ब्रिटिशर जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को जो एडवोकेट कर रहा था। तो फ्रीडम मूवमेंट में जो वुमेन का रोल है वो क्वाइट प्रोमिनेंट था। ये एक पॉइंट हम डाल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इसके एडवोकेट थे। फिफ्थ पॉइंट में वी कैन राइट कि फर्दर नेशनलिज्म वाला जो इशू है वो परपेचुएटेड ऑल बिकॉज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एडवोकेटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। उसके बारे में हम कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं, जैसे INA का जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट पे, राइट, INA ट्रायल्स, ये एक सिनोनिमस इसके रिफ्लेक्शन है। तो ये 4-5 पॉइंट पे हम अपनी जो बात को कन्वे कर सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जो रोल रहा है प्रोमिनेंटली इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर करने के लिए या परपेचुएट करने के लिए। तो थ्रू दिस पॉइंट्स वी कैन मेंशन कि पॉलिटिकल जो उनका रोल रहा है वो कैसे INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करके वो पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज यूज किया गया था, महात्मा जवाहरलाल नेहरू भी इसके एडवोकेट थे। उसी चीज को जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इस सेशन में जो एडवोकेट किया। सब्सिक्वेंट आफ्टर डिफरेंसेस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट कोर पर्पस था रेडिकल अप्रोचेस लाइक मिलिटेंट नेशनलिज्म का यूज करके ब्रिटिशर्स को हटाना, जो कि प्रोमिनेंटली इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प कर रहा है। सब्सिक्वेंट INA का फॉर्मेशन प्रीवियसली हो चुका है, लेकिन उसके साथ जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो 1942 में जो है जुड़ते हैं और वो इंटर्न जो है जो भी मिलिटेंट कैंपेन्स हैं थ्रू दिस INA डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो करना चाहते हैं। और इसी INA के एम्बिट में वुमेन का रोल भी प्रोमिनेंट रहे, इसके लिए रानी झांसी सेगमेंट, ये रेजिमेंट जो एस्टैब्लिश किया जाता है जिसको हेड कर रही है लक्ष्मी सहगल, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी का इंपॉर्टेंट रोल है, वुमेन का इंपॉर्टेंट स्टेक फ्रीडम मूवमेंट में क्रिएट करने के लिए। एंड सब्सिक्वेंट इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से और भी जो प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी की गई फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, जस्ट फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस लाइक INA ट्रायल जो रेड फोर्ट पे हुए थे, जो इंडिविजुअल जो है कन्विक्ट हुए थे उनका ट्रायल रेड फोर्ट पे हुआ था। तो ये सारे एग्जांपल्स रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम मेंशन इन दिस की टर्मिनोलॉजीज करके प्रिसाइज फॉर्म में अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर को रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल रहा है। तो कैन सी इन की पॉइंट्स में विद दीज पॉइंट्स हम जो है अपना रिप्रेजेंट करते हैं आंसर। एंड सब्सिक्वेंट सेकेंड हाफ ऑफ द आंसर में हिज डिफरेंसेस विद सुभाष चंद्र बोस, डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी, डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी, राइट, एंड INC। अब क्योंकि यहां पे हमें कंपैरिजन करना है तो मेक श्योर कि हम इसको जो है टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो वेल एंड गुड होगा। तो एक साइड पे हम सुभाष चंद्र बोस जी के पॉइंट्स को रख सकते हैं एंड सेकेंड पॉइंट में हम जो है गांधी और INC के बारे में इनको एक पिलर में रख सकते हैं, राइट, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों के अप्रोचेस कैसे डिफर करते थे ये हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। दोनों के अप्रोचेस कैसे डिफर करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, राइट, इनका अप्रोच है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है प्रोमिनेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक ये डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में। सब्सिक्वेंट सुभाष चंद्र बोस जी जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वायलेंस की, राइट, थ्रू मिलिटेंट नेशनलिज्म, that is use of violence. On the subsequent hands, Mahatma Gandhi और Indian National Congress non-violence
राइट, नॉन वायलेंस एंड अप्रोचेस लाइक सिविल डिसोबीडियंस, इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, राइट, इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। सब्सिक्वेंट सुभाष चंद्र बोस जो है ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन के फेवर में थे कि ग्लोबल स्टेज पे हम रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट पावर्स हैं उनके साथ कॉपरेट करें। जस्ट फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस जी जो है हिटलर से मिलते हैं, उस समय जो है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हो रही थी। जर्मनी वॉज अगेंस्ट एक अपोजिट या एनिमी स्टेट थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी वॉज इन फेवर कि हम रशिया के साथ, जर्मनी के साथ कोलेबोरेट करके, जापान के साथ कोलेबोरेट करके ब्रिटिशर्स को हटाएं। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो इंडिजिनस अप्रोच में बिलीव रखते थे कि जो रेबेलियन हो, राइट, इंडिजिनस अप्रोच से जो है डील करना चाहते थे। कोई भी इंटरनेशनल कॉपरेशन या इंटरनेशनल हेल्प में महात्मा गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये नहीं चाहती थी, राइट। ये एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में अप्रोचेस के बिहाफ पे। एंड सेकंड, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो एलाइड विद एक्सिस पावर्स के साथ जुड़ जाते हैं, राइट। एक्सिस पावर किस रेफरेंस में? वर्ल्ड वॉर में जो है जो गुट बटे हुए थे, दो पावर जो गुट बटे हुए थे, एक एलाइड था, एक एक्सिस पावर था। एलाइड पावर जनरली जो है जिसमें ब्रिटेन था जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे प्रोमिनेंटली अपने आप को डिस्प्ले कर रहा था कि डेमोक्रेसी है हमारे पास में जो है। और जो एक्सिस यहाँ पे जो आपकी जो एक्सिस पावर्स हैं, एक्सिस पावर्स लाइक जर्मनी जो है जहाँ पे मोनार्की, डिक्टेटरशिप लाइक हिटलर्स हैं, राइट। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में था। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है एक्सिस पावर्स दैट इज जर्मनी के साथ एलाई करने का बोलते हैं, लेकिन गांधी यहाँ डिफर करते हैं। गांधी यहाँ पे बोलते हैं कि वॉट एवर बी द कंडीशन, जो यहाँ पे एलाइड पावर्स हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो कि ब्रॉडली एक सिटीजन्स के लिए, कंट्री के लिए प्रॉस्पेरिटी ग्लोबली जो डेमोक्रेसी बहुत ही हेल्पफुल है। तो उनका कोई भी एसोसिएशन एक्सिस पावर के साथ नहीं है। रेदर इन द वर्ल्ड वॉर II महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो ब्रिटिशर्स के साथ ही रहते हैं, उनके साथ कॉपरेट करते हैं। तो इन फाउंडेशनल प्रेमाइज पे, इन 4-5 पिलर पे आप डिफरेंसेस कोलैबोरेट कर सकते हैं कि आखिर महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में क्या क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, क्या क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, अप्रोच कैसा था। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं कि फुल ऑन अटैक कर देना चाहिए ब्रिटिशर्स पे, राइट। और यहाँ पे महात्मा गांधी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि ग्रेजुअल जो है पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, तो दोनों के अप्रोचेस में डिफरेंस है। सब्सिक्वेंट सुभाष चंद्र बोस मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते हैं, वायलेंस का यूज की बात करते हैं, लेकिन गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने मेथोडोलॉजी नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस पर परसिस्ट करती है। एंड सब्सिक्वेंट आपकी जो है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपरेशन चाहते हैं, लेकिन गांधी की मेथोडोलॉजी है इंडिजिनस, हम अपने नेटिव्स को ही यूज करके जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ेंगे, राइट। तो ये 4-5 पॉइंट जो है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में थ्रू दिस डिफरेंसेस जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इनको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने इनके रोल को बता दिया कि क्या क्या सुभाष चंद्र बोस जी का रोल रहा है प्रोमिनेंटली हर एक डायमेंशन से, पॉलिटिकल डायमेंशन से, मिलिटेंट नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से, जेंडर के पर्सपेक्टिव से, राइट। एंड ओवरऑल जो लार्जर पर्सपेक्टिव है वो 5th पॉइंट में हमने दे दिया। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो वैरायटी ऑफ डायमेंशंस में, एक ही डायमेंशंस में हम नहीं है, प्रोमिनेंटली इन 2 डायमेंशन से हम रुक जाते हैं। आईएनए, जब भी हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो आईएनए की बात बार बार होती है, मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात बार होती है, लेकिन हम उनके जो है कन्वेंशन जो पुराने उनके अप्रोचेस थे लाइक आईएनसी के साथ एसोसिएशन, इनको भी हाईलाइट करना है। और इस जेंडर का जो इशू है कि वुमेन के रोल को भी प्रोमिनेंटली उन्होंने अपलिफ्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, वो भी हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में यहाँ पे इनके रोल को जो है यहाँ सिग्निफाई कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट जो है डिफरेंसेस के बारे में हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो प्रोमिनेंटली इस पर्सपेक्टिव से विद दिस प्रोमिनेंट इंट्रोडक्शन जो कि कॉन्ट्रास्ट बेस्ड है, जहां हमने की टर्म्स का यहाँ यूज कर लिया है, कैसे डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्रिएट हुए, उसका एक ब्रीफ सा हिंट ही हमने अपने इंट्रोडक्शन में दे दिया है। एंड प्रोमिनेंटली एज यू हैव सीन कि बॉडी ऑफ द आंसर में हमने इन्हीं को लार्जली जो है एक्स्ट्रापोलेट किया है, लार्जर किया है और इन डिटेल जो है एक्सप्लेन किया है। तो ये जो इस तरह से हम इसके जो आंसर को लिख सकते हैं। ये डिफरेंट अप्रोचेस जो हमने अभी डिस्कशन किया कि इंट्रोडक्शन को क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड क्रोनोलॉजी के साथ साथ आप जो है कंपैरिजन बेस्ड इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, सिमिलर उस पर जो है
सिमिलर क्वेश्चन के लिए कि while Gandhi and Congress followed non-violent and civil disobedience, Bose believed in armed struggle and direct military action. His leadership of the INA called for armed uprising, right? And that freedom could be achieved only through force and not passive resistance. तो एक comparison based यहाँ पे हो गया, right? And subsequent पहले पार्ट में देखा कि advocating armed resistance through INA and international support. And subsequent अगर theme based introduction की बात करें कि theme के behalf पे अगर हम introduce करें कि सुभाष चंद्र बोस contribution reflect his radical and militaristic vision for independence. Radical and militaristic vision. While Gandhi's non-violence and Congress negotiation, right? कांग्रेस और महात्मा गांधी नेगोशिएशन और नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, वहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। तो ऐसे थीम बेस्ड प्रेमाइस पे भी अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं एंड प्रोमिनेंटली जो भी कोर कंटेक्स्ट है उनको ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में यू कैन सी कि ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस एंड एग्जांपल और टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से हम अपने आंसर की जो कोर कंटेंट है, जो कोर डिमांड है, उनको जो है हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया विद एग्जांपल वैल्यू एडिशन एंड सब्सिक्वेंट जो है कंपैरिजन, जो हमने बताया कि टैबुलर फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से ये डिफर कर सकते हैं, राइट? कैसे ये डिफर कर सकते हैं, करते थे, राइट? तो इस प्रमाइस में हम बॉडी ऑफ द आंसर और एंड में जो है 20-30 वर्ड में हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि वाइल सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी बोथ एस्पायर्ड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, हाउएवर देयर मेथोडोलॉजी सिग्निफिकेंटली डिफर्ड फ्रॉम advocacy of non-violence by Mahatma Gandhi to direct confrontation by सुभाष चंद्र बोस। तो हमने 20-30 वर्ड्स में इन टर्मिनोलॉजीज का वर्ड देख के ये बता दिया कि दोनों में क्या कॉमनैलिटी थी। कॉमनैलिटी थी इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट, ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली, लेकिन सब्सिक्वेंट सेकंड स्टेज में कंक्लूजन में ये बता दिया कि दोनों सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे थे अपने अप्रोचेस में और एक की टर्म डाल दिया कि क्या क्या अप्रोचेस थे, राइट? तो इस बिहार पे हम अपने इस सेकंड आंसर को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 सेगमेंट है इस क्वेश्चन का, राइट? तो इस बिहार पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है प्राइमरली हम इसको जो है प्रोमिनेंटली डील कर सकते हैं। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रोमिनेंटली 125 वर्ड क्वेश्चन है, एक 8 मार्कर क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने 12 मार्कर के 2 क्वेश्चन देख लिए, तो 8 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोमिनेंटली जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी उनके सिग्निफिकेंस के बारे में हमें बताना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजातीय विद्रोहों के महत्व को उजागर करें, इनके इंपॉर्टेंस को, जो भी ट्राइबल रेबिलियंस हुए थे उनके इंपॉर्टेंस को हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है कि कैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनने हेल्प की थी या इनका क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है, राइट? ये चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी। 8 मार्कर क्वेश्चन है, 125 वर्ड में लिखना है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रिसाइज टू द पॉइंट, कोर क्रक्स ऑन वैरायटी ऑफ डायमेंशंस हमें यहाँ पे जो है अपने ट्राइबल इनके आंसर को जो है रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें फैक्चुअल इनपुट में प्रीलिम्स में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्राइम की है ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में, राइट? रीसेंट अपराइजिंग, सिविल रेबिलियन, ट्राइबल अपराइजिंग, इनके बारे में प्रोमिनेंटली जो है हिस्ट्री की बुक में मेंशन किया गया है। तो उसी इंफॉर्मेशन के कोरिलेशन में हमें इनके सिग्निफिकेंस को यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो इस आंसर की डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग जो मेंशन किए गए, तो हमें प्रोमिनेंटली अलग अलग टाइम स्केल पे एंड सब्सिक्वेंटली जो ट्राइबल रीजन्स है, जो ट्राइब्स हैं, वो अगर अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से हम उठाएं तो हमारे आंसर में एक डाइवर्सिटी दिखेगी, हमारी अवेयरनेस की कि अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया में ये ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई अलग अलग टाइम पीरियड में और उनके कॉजेज डिफरेंट थे, एनिमी सेम था। फ्रीडम स्ट्रगल है तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में या लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में ही ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई। तो प्रोमिनेंटली उस पर्सपेक्टिव में क्या सिग्निफिकेंस ब्रॉडरली रहा है वो हमें हाईलाइट करना है। तो कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे जो है प्रोमिनेंटली अगर बात की जाए तो ट्राइबल अपराइजिंग से रिलेटेड है, ट्राइबल अपराइजिंग से रिलेटेड है, ट्राइबल अपराइजिंग से ये जो कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिलेटेड है एंड प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड है सिग्निफिकेंस,
रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, राइट। फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया में हुआ है उससे एसोसिएटेड हमें अपने जो है इस आंसर को हैंडल करना है कि आपको जो है सिग्निफिकेंस बताना है कि ट्राइबल अपराइजिंग का फ्रीडम स्ट्रगल के पर्सपेक्टिव से क्या सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि फैक्ट एंड पे है तो आपको ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब इस क्वेश्चन के आंसर को हमें रिप्रेजेंट करना है वही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आंसर एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आंसर एंड कंक्लूजन में हम स्टैंडर्ड अप्रोच में अपने क्वेश्चन के कंटेंट को या आंसर को प्रॉपरली जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन भी वैरायटी ऑफ अप्रोचेस से टाइम एंड अगेन हर एक आंसर में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का प्रेमाइज अलग हो सकता है। तो इस ट्राइबल अपराइजिंग का भी इंट्रोडक्शन प्रेमाइज जो है अलग हो सकता है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रेफर कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कैसे? एक टाइमलाइन फॉलो करें जो प्रोमिनेंट सिविल ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई हैं। ट्राइबल अपराइजिंग्स लाइक संथाल रेबिलियन की बात कर सकते हैं, मुंडा अपराइजिंग की बात कर सकते हैं, बिरसा मुंडा जिससे एसोसिएटेड थे, राइट। रंपा रेबिलियन, कोल या भील रेबिलियन, ऐसे जो है रेबिलियंस के बारे में हम एसोसिएट कर सकते हैं और एक टाइमलाइन पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बिगिन कर सकते हैं कि फ्रॉम संथाल रेबिलियन ड्यूरिंग 1855 to 56 regarding their land grants to Mundas uprising regarding the tribal rights, and further आप रेफर कर सकते हैं रंपा रेबिलियन के लिए फॉरेस्ट राइट लॉस के रिलेटेड जो है 1921-22 में जो है ये सिविल अपराइजिंग हुई, राइट। डिफरेंट पार्ट ऑफ द रीजन्स में प्रोमिनेंटली जो है इंडिजिनस थी, इंडिजिनस इन नेचर थी, लोकलाइज्ड एरिया में हो रही थी, लेकिन इनका कॉमन जो गोल था वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन जो है आवाज उठाना। तो इस पर्सपेक्टिव से एक हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अपने कंक्लूजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अपने इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं। दूसरे पर्सपेक्टिव में अपने इंट्रोडक्शन को हम थीमेटिक अप्रोच पे भी रख सकते हैं। थीमेटिक अप्रोच क्या है? थीमेटिक अप्रोच इन द सेंस कि जो सिविल अपराइजिंग हुई थी वो प्रोमिनेंटली किसी रीजन्स की वजह से हुई थी। रीजन्स लाइक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टैक्सेशन के फॉर्म में, रेवेन्यू के फॉर्म में, राइट। ये प्रोमिनेंट थीम हो सकता है, या फिर लैंड राइट्स, इनकी जमीन पे ब्रिटिशर्स ने जो है कब्जा कर लिया तो लैंड राइट्स के फेवर में जो है ये रेबिलियन हो रहा है, राइट, इनके फेवर में हो रहा है। या जो कन्वेंशनल ट्राइबल राइट्स हैं, ट्राइबल राइट जो इन ट्राइब्स की हैं, जो इंडिजिनस ट्राइबल राइट्स हैं, उन पे कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा है ब्रिटिशर्स का, तो इन पर्सपेक्टिव पे जो है ये रेबिलियन हुआ। तो थीमेटिक अप्रोच में हम अपने आंसर को अगर मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन राइट कि ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ऑपरेशन, लैंड एलिनेशन एंड कल्चरल एरोजन, ट्राइबल अपराइजिंग्स प्लेड अ क्रूशियल रोल in India's independence movement. Their resistance against exploitative policies not only safeguarded indigenous rights but also contributed to shaping the anti-colonial consciousness across the nation. राइट, तो इस पर्सपेक्टिव से हम थीमेटिक इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। थीम में जो भी रैम्पेंट इश्यूज हैं सिविल अपराइजिंग से या ट्राइबल अपराइजिंग से एसोसिएट, उनको हमने प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर दिया, राइट। और इस अपराइजिंग के ब्रॉडर जो इम्पैक्ट है, ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या है कि ये जो प्रोमिनेंटली ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस था, एंड उसका ब्रॉडर सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रोमिनेंटली एंटी कॉलोनियल जो पर्सपेक्टिव था उसको हाईलाइट करने में ये ट्राइबल अपराइजिंग बहुत ही हेल्पफुल थी, राइट। 1857 का रिवॉल्ट तो बाद में हुआ था, जहां नेशनल लेवल पे मोर प्रोस्पेक्टिव पता चला कि कॉलोनियल जो रूल है वो इंडिया के अगेंस्ट में, लेकिन इस 1857 के रिवॉल्ट से पहले ही ये जो आपका सिविल अपराइजिंग या ट्राइबल अपराइजिंग है ये प्रोमिनेंट एक रोल प्ले करती हैं अगेंस्ट द कोर ब्रिटिशर्स इंटेंट। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही अपने इन 3-4 टर्मिनोलॉजीज पे एक थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ इंट्रोडक्शन के प्रेमाइस पर रख दिया है कि क्या क्या इश्यूज थे
उसके साथ क्यों हुआ एंड ब्रॉडर इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमारे तीनों डायमेंशन जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है वो कीवर्ड्स के फॉर्म में यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। या फिर इन दो अप्रोचेस के अलावा अगर नेक्स्ट जो अप्रोच हम एनालिसिस बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर करना चाहें तो ये यहाँ पे सिग्निफाई कर सकते हैं कि ये रिवॉल्ट्स थे, जो सिविल रिवॉल्ट्स थे, ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं थी। दीज रिवॉल्ट्स वर नॉट जस्ट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल, रेदर ये एक सिग्निफिकेंट थे रिगार्डिंग एजर्शन ऑफ सेल्फ रूल। हमारे अपने इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी के लिए ये ट्राइबल अपराइजिंग क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल थी। वो आप ब्रॉडली इन दो टर्म्स में, इन दो टर्मिनोलॉजीज में अपने एनालिसिस बेस्ड इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो कोर बॉडी ऑफ द आंसर है उसकी एक ब्रीफ सी रिफ्लेक्शन इन तीनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन से आप अपने जो है बॉडी ऑफ द आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन सी कि ये जो है की टर्म्स आप डाल सकते हैं। हिस्टोरिकल में आप ये की टर्म्स लाइक अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, 1857 से पहले ऐसे रेजिस्टेंस हुए तो अर्लीस्ट एक्सप्रेशन थे जो कि फ्यूचर में नेशनलिस्ट स्ट्रगल को शेप करेंगे टाइम एंड अगेन। यहीं से हम एग्जांपल बोरो करेंगे, सन्यासी रेबेलियन के बारे में देखेंगे, आनंद मठ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यही सारे रेबेलियन जो है प्रोमिनेंटली नेशनलिस्ट स्ट्रगल को एक शेप देते हैं, एक एग्जांपल की तरह सर्व करते हैं। तो प्राइमरली इन तीन प्रमाइज से हम अपने इंट्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तीन इन प्रमाइज पर रख सकते हैं एंड सब्सिक्वेंट बॉडी ऑफ द आंसर में क्योंकि सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है तो हम जो है प्रोमिनेंटली सिग्निफिकेंस की ऐसे हेडिंग दे देंगे, सिग्निफिकेंस की हेडिंग देके प्रोमिनेंटली इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे एंड कुछ जो इससे एसोसिएटेड जो फैक्चुअल इनपुट होगा, फैक्चुअल इनपुट इन द फॉर्म जो भी ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई उनका हम एक रेफरेंस दे देंगे कि किस टाइम पीरियड में किसके लीडरशिप में किस पर्सपेक्टिव से हुआ था, जो ब्रॉडली हमारे आंसर को वैलिडेट करेगा। तो सबसे पहला हम क्या दे सकते हैं, इट्स स्टेज फॉर फर्दर नेशनल मूवमेंट, ये एक सिग्निफिकेंस था ट्राइबल अपराइजिंग का कि 1857 में जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ, 1857 में जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ उससे पहले ही ऐसे ट्राइबल अपराइजिंग्स लाइक संथाल रेबिलियन इन 1855-1856 के अराउंड जो है संथाल रेबेलियन हुआ, जिसको प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक सिद्धू एंड कानू रूल कर रहे थे, सिद्धू एंड कानू। और प्रोमिनेंटली किसके अगेंस्ट में था, प्रोमिनेंटली ये जो है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स के अगेंस्ट में था, राइट। प्रोमिनेंटली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स के अगेंस्ट में था एंड इसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स ये थे कि जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स कलेक्शन था, लैंड राइट से एसोसिएटेड था, राइट, एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स कलेक्शन। तो प्रोमिनेंटली यहाँ पे संथाल रेबेलियन का हम रेफरेंस दे सकते हैं और पहला पॉइंट सिग्निफिकेंस का डाल सकते हैं कि स्टेज फॉर फर्दर नेशनल मूवमेंट का यहाँ से जो है ये प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है। कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें, कुछ और सब्सिक्वेंट पॉइंट्स की हम बात करें, राइट, कि ये प्रोमिनेंटली इंडिजिनस था, इट वाज इंडिजिनस बट सेल्फ रूल का असर्शन था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि हम कितने भी बुरी कंडीशन में रह रहे, हमारे राइट्स कैसे, हमारी कंडीशंस कैसे भी हों, लेकिन जो हमारी गवर्नेंस है वो हम खुद सेल्फ करेंगे। कोई बाहर से आके इंडिविजुअल हमारे उस पर पर्सपेक्टिव पर रूल नहीं कर सकता, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल रंपा रेबेलियन जो हुआ, रंपा रेबेलियन इन सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है रंपा रेबेलियन अराउंड 1921-22 के अराउंड जो है रंपा रेबेलियन हुआ। ये प्रोमिनेंटली अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉज था, फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट में था। अब ये जो रंपा जो इंडिविजुअल्स जो ट्राइबल्स थे, ये प्रोमिनेंटली जो इनका कल्टीवेशन था उसको पोडू कल्टीवेशन बोलते हैं, राइट। अब जैसे झूम कल्टीवेशन होता है वैसे एक प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये करते थे, एक फॉरेस्ट एरिया को जला देते थे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद और सब्सिक्वेंट फिर फार्मिंग होते थे। उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स जो है फॉरेस्ट लॉज लेके आते हैं, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन नहीं, रेदर इन्वायरमेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अपने लिए यूज करना, उसके लिए फॉरेस्ट लॉज लेके आते हैं और
और उसी के अगेंस्ट में ये जो रंपा रेबेलियन इन द 1921-22 प्रोमिनेंटली हुआ था। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है कि ये तो ऑल्दो इंडिजिनस था, लेकिन इस लॉ के अगेंस्ट में, इस रूल के अगेंस्ट में ये जो ट्राइबल्स थे इन्होंने रेबल किया, और इनका एजर्शन प्रोमिनेंटली था वो सेल्फ रूल के लिए कि हमें बाहर से कोई सब्सिक्वेंटली रूल नहीं कर सकता है, राइट। सेल्फ रूल का एजर्शन यहां पे दे सकते हैं। सब्सिक्वेंट recognition of tribal rights, recognition of tribal rights and subsequently आप जो है मुंडा अपराइजिंग का यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं। मुंडा अपराइजिंग जो है छोटा नागपुर रीजन में जो हुआ था, मुंडा अपराइजिंग, जिसको बिरसा मुंडा जो है लीड कर रहे थे, ट्राइब लीड कर रहे थे, वो अपने ट्राइबल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इन द टाइम पीरियड लाइक 1799 के अराउंड जो है ये मुंडा अपराइजिंग हुई थी। प्रोमिनेंटली ट्राइबल राइट्स को फेवर करने के लिए, इसको उलगरन मूवमेंट भी बोलते हैं इस मूवमेंट को, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फर्दर नेशनलिस्ट मूवमेंट की रिकग्निशन के लिए। आज के टाइम पे भी इस बिरसा मुंडा रेबेलियन के बारे में टाइम एंड अगेन रेफरेंस दिया जाता है। एयरपोर्ट पे आप झारखंड में जाएं तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वहां पे, राइट। तो ये जो है रिकग्निशन ऑफ ट्राइबल राइट्स एंड अगेंस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस के अगेंस्ट में भी ये ट्राइबल जो अपराइजिंग है वो उठी थी कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हमारे ट्राइबल राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये एक थर्ड पॉइंट में हम डाल सकते हैं। सब्सिक्वेंट कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें, राइट, और पॉइंट्स की बात करें जो सिग्निफिकेंस था, राइट, सिग्निफिकेंस लाइक आप हम एग्जांपल दे सकते हैं कुछ और, भील मूवमेंट, राइट, भील अपराइजिंग या कोल अपराइजिंग जो हुई थी प्रोमिनेंटली, वो गवर्नमेंट की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, राइट, भील एंड कोल अपराइजिंग जो थी, भील एंड कोल अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट्स ऑपरेसिव पॉलिसीज प्रोमिनेंटली सेंट्रल इंडिया के रीजन में है, राइट। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में, यहाँ हमने झारखंड का रेफरेंस दिया, यहाँ सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया दिया, एक हमने ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया के दिया। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे ये जो है अपराइजिंग्स हुई थी, अलग अलग ट्राइबल्स इससे एसोसिएटेड थे। गोंड रेबेलियन का भी हम रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। गोल्ड रेबेलियन सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में प्रोमिनेंटली जो गोंड ट्राइब्स थे वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के एम्बिट में आ जाती है, जो वहाँ के प्रोविंसेस थे प्रोमिनेंटली, और उससे जो है ये गोंड ट्राइब से इनके इंटरेस्ट हार्म हो रहे थे, राइट। तो गोंड रेबेलियन प्रोमिनेंटली जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी दुर्गावती, राइट, रानी दुर्गावती के लीडरशिप में ये गोंड रेबेलियन होता है प्रोमिनेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड द लोकल जमींदार्स, राइट। इनके अगेंस्ट में ये जो प्रोमिनेंट रेबेलियन होता है, तो ये इनकी हम ड्यू सिग्निफिकेंस में यहाँ पे डाल सकते हैं कि कैसे इस फर्दर नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए जो है एक स्टेज की तरह सर्व करते हैं, राइट। सेल्फ अजर्शन, सेल्फ रूल का अजर्शन भी ये ट्राइबल अपराइजिंग कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हैं, राइट। अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी और ट्राइबल राइट्स के रिकग्निशन के लिए भी ये ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई, राइट, प्रोमिनेंटली ये हम मेंशन कर सकते हैं। और सब्सिक्वेंट जो है जो ब्रिटिशर्स का ट्रू फेस था, राइट, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का, वो सब्सिक्वेंट अपराइजिंग्स लाइक भील एंड गोंड रेबेलियन जो है ये प्रोमिनेंटली सिग्निफाई करते हैं। तो ये सारे 4-5 पॉइंट जो है हम इस 125 वर्ड के आंसर में इन अराउंड 70 to 80 वर्ड्स इजीली जो है यहाँ पे इन पॉइंट्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन सी कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन में हम ये मेंशन कर सकते हैं अलग अलग ट्राइब्स रेबेलियन है अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में, तो इसीलिए मैंने बोला कि एक डाइवर्सिटी दिखेगी, एग्जामिनर को भी बताने में ईजियर होगा, अंडरस्टैंड होगा। प्रोमिनेंटली फैक्चुअल में अगर आप डालना चाहें वैल्यू एडिशन में तो ईयर दे सकते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, किसके साथ इश्यूज एसोसिएटेड, उनका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या था, राइट, वो सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव में आप मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बता सकते हैं। तो इस आंसर को ड्यूली ऐसे जो है अपने मॉडल आंसर में हम प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन द एंड इन 4 पॉइंट्स के बाद हम ये मेंशन कर सकते हैं कि दीज ट्राइबल अपराइजिंग्स वर crucial to India's independence, resisting economic exploitation and promoting nationalist sentiments among indigenous community। कि ट्राइबल अपराइजिंग प्रोमिनेंटली बहुत ही हेल्पफुल थी, किस लिए,
ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को उजागर करने के लिए जो आर्थिक दोहन हो रहा था इन ट्राइब्स का, इन समुदायों का, वो प्रोमिनेंटली ओवरऑल बाद में इंडिया पे भी अप्लाई होगा। तो उसको सबसे पहले इन्हीं ट्राइबल अपराइजिंग ने जो है बताया। और जो राष्ट्रीयता की फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं उसका स्टेज जो है इन्हीं ट्राइबल अपराइजिंग के थ्रू जो है आप जो है स्टैब्लिश कर दिया गया। ये सारे पॉइंट जो है प्रोमिनेंटली जो है आप इस जो है अपने मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और प्रोमिनेंट ट्राइब्स का, ट्राइबल अपराइजिंग का अगर आप चाहें रेफरेंस देना चाहें तो दे सकते हैं। पर आई बिलीव कि क्योंकि 125 वर्ड का एक क्वेश्चन है 8 मार्कर, तो 4 to 5 पॉइंट्स वुड बी गुड इनफ अलॉन्ग विद प्रॉपर फैक्ट वैल्यू एडिशन, जिसपे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रोमिनेंटली पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उससे एसोसिएटेड है। हमने पास्ट ईयर्स में देखा कि प्रोमिनेंटली इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोमिनेंटली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल जो है इंडिया के प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी प्रेमाइस पे ये क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे उनके इंटीग्रेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बोल रहा है कि चैलेंजेस को बताइए। चैलेंजेस को बताइए, क्योंकि 125 शब्द में इस आंसर को लिखना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ चैलेंजेस की ही बात की जा रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा रियासतों की एकीकरण में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें, एनालाइज करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो कोर कंटेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन का क्या है? कोर कंटेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में प्रोमिनेंटली क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस भारतीय रियासतों के एकीकरण में। भारत द्वारा जो भी रियासतों का एकीकरण किया गया उससे एसोसिएटेड क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में प्रोमिनेंटली कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। 125 वर्ड में हमें यहाँ लिखना है। तो सेम अप्रोच वही कि पहले हम जो है इंट्रोडक्शन में अपने इस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग अप्रोचेस से हम इस आंसर को लिख सकते हैं, राइट। एनालिसिस बेस्ड डाल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस करने के लिए दिया गया है, या फिर फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी हम दे सकते हैं। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉर एग्जांपल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, the challenge lied in integration of 550 plus princely states into India. However, significant efforts of Sardar Vallabh Bhai Patel and VP Menon led to modern इंडिया, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर के इंट्रोडक्शन की जो है प्रोमिनेंट बिगनिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रोमिनेंटली मेंशन कर दिया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स थे, 550 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनका इंटीग्रेशन एक प्रोमिनेंट चैलेंज था। लेकिन एक फर्दर ऑप्टिमिस्टिक नोट पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एफर्ट्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन आज जो है मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं, उनका जो है जो स्वरूप है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद इन दो इंडिविजुअल्स ने की थी, राइट। तो फैक्ट बेस पे यहाँ पे हमने प्रिंसली स्टेट का रेफरेंस दे दिया। ये एक पर्सपेक्टिव से हम इसके इंट्रोडक्शन को दे सकते हैं, या प्रोमिनेंटली कुछ और अप्रोचेस लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चैलेंजेस के लिए दे दें, लिख सकते हैं। इंडियाज
prominent diversity lies is in its India's prominent richness lies in its rich diversity, culture, religion and geographical diversity. Right, ये ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. However, its foundation were laid in post-independence by prominent individuals like सरदार वल्लभ भाई पटेल and VP मेनन. हम ये बता सकते हैं कि भारत का जो आज मॉडर्न स्वरूप है, जो वर्तमान स्वरूप है, जिसमें हम भौगोलिक डाइवर्सिटी देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देख रहे हैं, अलग अलग कल्चर, अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो आज के मॉडर्न टाइम में उनका स्वरूप देख रहे हैं. ये इनकी जो बुनियाद है, उनकी जो बुनियाद है, वो जो चैलेंजेस, जो भी चुनौतियाँ एसोसिएटेड थी आज़ादी के बाद, उनका जो है समाधान सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन जी ने किया था. राइट, तो इस प्रोमिनेंस में हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को दो डिफरेंट प्रेमाइज पर रख सकते हैं. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटाबेस दे सकते हैं, दूसरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंजेस, और चैलेंजेस के साथ जो एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज अभी डेवलप हुई हैं वो हम उसके लिंक करके अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है चैलेंजेस की बात कर रहा है कि चैलेंजेस क्या थे इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉडी ऑफ द आंसर में जो है चैलेंजेस को यहाँ पे डील करना है. नाउ अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हमें ना पता हो तो डायमेंशंस क्रिएट करने की जरूरत है. अलग अलग डायमेंशंस पे अपने आंसर को हमें रिप्रेजेंट करना है. तो एक अगर ब्रीफ सा आइडिया लिया जाए कि अलग अलग लोगों को एक साथ अगर हमें करना है, अलग अलग एंटिटीज को, तो क्या क्या चैलेंजेस लाइक कर सकते हैं. चैलेंजेस लाइक पॉलिटिकल डायमेंशन पे चैलेंजेस हो सकते हैं. पॉलिटिकल चैलेंजेस की अगर बात करें तो प्रिंसली स्टेट की जो इंटीग्रेशन हुई थी उसमें स्टेट्स लाइक JNK, जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ जैसे स्टेट जो है, प्रोमिनेंटली जूनागढ़ जैसे स्टेट, दे वेर हेजिटेंट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में नहीं होना चाहते थे, ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे, अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी डेवलप करना चाहते थे कि इंडिपेंडेंट जो ये आपकी जो एंटिटी डेवलप है, इंडिपेंडेंट स्टेट ये डेवलप ना इंडिया के साथ एसोसिएट होंगे ना पाकिस्तान के साथ. तो पॉलिटिकल चैलेंजेस लाइड इन गिविंग ऑटोनॉमी और मेकिंग देम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया. राइट, पॉलिटिकल चैलेंजेस थे. सब्सिक्वेंट कुछ और इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जैसे थे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. अब क्योंकि 550 प्रिंसली स्टेट्स हैं, 550 प्रिंसली स्टेट हैं और सबकी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी रिकग्निशन है, अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, तो इन 500 प्रिंसली स्टेट को एक साथ इंटीग्रेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था. जस्ट फॉर एग्जांपल, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके बीच माइंड में एक फियर था कि अगर हम इंडिया के साथ एसोसिएट कर रहे हैं या इन कंट्रीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, बीट पाकिस्तान, तो हम अपने इंडिविजुअल राइट्स को खो देंगे. राइट, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट सीज कर लेगी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को उनको प्रॉमिस किया गया कि उनको जो प्राइवेट पर्स दिया जाएगा, कुछ पेंशन्स वगैरह दी जाएंगी, इसके बिहाफ पे ही उनका इंटीग्रेशन हुआ. तो प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज थे. एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस एसोसिएटेड तो कुछ जो है लिंग्विस्टिक या कल्चरल चैलेंजेस थे. लिंग्विस्टिक या कल्चरल चैलेंजेस भी प्रोमिनेंट थे. जस्ट फॉर एग्जांपल सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है प्रोमिनेंटली जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का एसोसिएशन आप देखते हैं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हुआ. राइट, लेटर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी बाइफरकेट होके लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हुआ. तो ये भी लिंग्विस्टिक और कल्चरल चैलेंज एक प्रोमिनेंट था. अपने आप को मेन स्ट्रीम इंडिया या मेन स्ट्रीम ऐसे हिंदी स्पीकिंग लैंड से एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे. तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल एसोसिएशन हम ये बता सकते हैं, उस पर मद्रास प्रेसिडेंसी का हम जो है रेफरेंस दे सकते हैं. सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में कुछ और चैलेंजेस लाइक मिलिट्री चैलेंजेस हम बता सकते हैं. मिलिट्री चैलेंजेस में प्रोमिनेंटली सीन कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद जो आज का जो है आपका हैदराबाद है, वो प्रोमिनेंटली एक बहुत रिच प्रिंसली स्टेट हुआ करता था. राइट, लेकिन यहाँ पे थ्रू मिलिट्री ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन पोलो के थ्रू जो है इनको जो है मेन स्ट्रीम इंडिया में इंटीग्रेट किया गया मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू. तो मिलिट्री चैलेंज इसके साथ एसोसिएट था. राइट, मिलिट्री चैलेंज एसोसिएटेड था. सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो इनका जो इंटीग्रेशन थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन जो है
वो इंडिया में प्रोमिनेंटली हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस। सिमिलरली जूनागढ़ पे भी ऐसे ही मिलिट्री वो किया गया था, जूनागढ़ वाज रिलेक्टेंट, जो कि मॉडर्न डे गुजरात में लोकेटेड है, राइट। तो जूनागढ़ का भी एक चैलेंज एसोसिएटेड था। साइमल्टेनियसली कुछ और बात करें, चैलेंजेस लाइक ज्योग्राफिकल चैलेंज भी प्रोमिनेंट था, राइट। ज्योग्राफिकल चैलेंज जैसे फॉर कुछ एग्जांपल ले ले, अगर ज्योग्राफिकल चैलेंज क्या था कि कुछ प्रोविंसेस जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, जो कि आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश, उसमें कुछ टेरिटरीज थे जिनको इंडिया में इंटीग्रेट करना एक ज्योग्राफिकल चैलेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की बात करें, जो कि मॉडर्न डे बलूचिस्तान है, राइट। मॉडर्न डे जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है वो एक ज्योग्राफिकल चैलेंज था कि ऑल टुगेदर एक डिसोशिएटेड टेरिटरी को अपने एम्बिट में नहीं लिया जा सकता, तो एक ज्योग्राफिकल चैलेंज था, राइट। तो ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्सिक्वेंट कुछ रिलीजियस चैलेंजेस भी थे। रिलीजियस चैलेंजेस कैसे थे? रिलीजियस चैलेंजेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर में जो रूलर थे वो हिंदू थे, राइट। द रूलर वाज हिंदू, पर वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम थी। एंड सब्सिक्वेंट जूनागढ़ की अगर बात करें, जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो वहां का जो रूलर था वो मुस्लिम था, ही वाज मुस्लिम, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी हिंदू थी, राइट। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इनको इंटीग्रेट करना, राइट, कि हेड को अपीज करें या जनता को अपीज करें। तो रिलीजियस चैलेंजेस भी थे। तो ये 5-6 डायमेंशन पे, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, रिलीजन, हर एक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इन प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन क्वाइट अ चैलेंज था, राइट, क्वाइट अ चैलेंज था। लेकिन थ्रू द स्मार्टनेस ऑफ अप्रोच बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्राइवी पर्स का उन्होंने आइडिया लेके आया, जिससे जो रॉयल्स थे, जो किंग्स थे, वो हमारी जो गवर्नमेंट की बात को मान के प्राइवी पर्स जो हमने डिस्कशन किया, जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू इंटीग्रेट किया गया, राइट। मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया, लोगों की अपीजमेंट के लिए, उनके कल्चरल वैल्यू के प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन फर्दर किया गया है। जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनको जो है लैंग्वेज के बिहाफ पे अगर प्राइमेसी रखी गई, तो सदर्न पार्ट ऑफ द में लिंग्विस्टिक पे रिकॉग्निशन रखा गया, राइट। तो ये सारे पॉइंट जो है हम अपने मॉडल आंसर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी कि डिफरेंट अप्रोचेस के साथ यहाँ पे जो आप अलग अलग पॉइंट्स में जो है, कि 125 वर्ड का एक क्वेश्चन है, तो अलग अलग अप्रोचेस को यू कैन मेंशन कि क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस में कौन सी प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट, उनके साथ क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड थे। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में हम बता सकते हैं मिलिट्री चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, और भी जो 4-5 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए अदर देन दिस चैलेंजेस, वो प्रोमिनेंटली हम अपने इस मॉडल ऑफ द आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड प्रोमिनेंटली फिर एंड में जो है इसके कंक्लूजन को दे सकते हैं कि डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, थ्रू डिप्लोमेटिक स्किल, मिलिट्री इंटरवेंशन एंड पॉलिटिकल रिजॉल्व, इंडिया सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड princely state ensuring its territorial integrity and sovereignty, right। तो ऐसे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कि चैलेंजेस तो थे, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ प्रॉपर डिप्लोमेटिक स्किल का यूज करके, मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू, पॉलिटिकल रिजोल्वेशन के थ्रू इंडिया ने सक्सेसफुली इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ इंटीग्रेट किया, जो कि आज के मॉडर्न डे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को ड्यूली प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करते हैं। तो इस पॉजिटिव नोट पे हम अपने कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं। सारे इश्यूज बता दिए, इंट्रोडक्शन में वैरायटी ऑफ अप्रोचेस हमने देख लिए कि कैसे हम प्रोमिनेंटली जो है इंट्रोडक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी वे में कंटेंट यहाँ पे फोकस नहीं है, कंटेंट यहाँ पे फोकस नहीं है। पॉइंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखें तो उनको किस मॉडर्निटी के साथ आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग अप्रोचेस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो भी कीवर्ड्स आप यूज करें उनके डायमेंशंस क्या हों, राइट। अलग अलग स्पेशल टाइम पीरियड पे अलग अलग डायमेंशंस पे जो अपने एग्जांपल्स रखें, ताकि डाइवर्सिटी क्रिएट हो आपके आंसर में। आपके आंसर खुद की ही जो 20 आंसर आप लिखें उनमें हर एक आंसर एक दूसरे से अप्रोच वाइज डिफर करे, एंड साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी आपका आंसर जो है प्रोमिनेंटली डिफर करे। तो इस अप्रोच से आप जो है इसको जो है हैंडल कर सकते हैं ना। अब एंड में आते हैं जो हमारा जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो क्वेश्चंस हैं, जो डेली आंसर राइटिंग के जो हम प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनको देखते हैं कि आखिर किन क्वेश्चंस को हम 2 प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। या ये 2 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है, explain the role of women in India's freedom struggle with examples from different regions।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों के साथ साथ समझाएं। 125 वर्ड में आपको लिखना है कि विमेन्स जो थी, महिलाएं थी, उनकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही है। एंड सब्सिक्वेंटली वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, कंपेयर द राइज एंड इम्पैक्ट ऑफ फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी ऑन यूरोप एंड द वर्ल्ड। इसको जो है आपको 200 वर्ड में लिखना है। इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के उदय और उनके यूरोप और दुनिया पर प्रभाव की तुलना करें। एक हमारा यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है अभी छूट रहा है, उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। 5th क्वेश्चन जो है, राइट, ये 5th क्वेश्चन हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, इसको देख लेते हैं। ये भी आपको जो है अराउंड 200 वर्ड जो है रिप्रेजेंट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोमिनेंटली हमने देखा है कि पास में कैसे जो है कमीशन ने वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन डिमांड करता है, एनालाइज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स दैट इज इन द 1999 एंड इट्स रोल इन कॉजिंग वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके लिए कैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल था और उसके जो फीचर्स थे वो आपको यहाँ पे बताना है। वर्साय की संधि 1919 का विश्लेषण करें और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने की भूमिका पर चर्चा करें। 200 वर्ड में आपको जो है इसके आंसर को जो है रिप्रेजेंट करना है प्रोमिनेंटली। एक क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वॉर, ऐसे ही नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेकर 1999 के बीच में, 19 के बीच में जो आकर हुआ। एंड प्रोमिनेंटली एट द एंड ऑफ द डे जो पीस ट्रीटी साइन की गई उसमें जर्मनी को प्रोमिनेंटली जो है रिस्पॉन्सिबल माना गया इस वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, राइट। और ये जो वर्ल्ड वॉर 1 जो था प्रोमिनेंटली इसी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू जो है कंक्लूड हुआ। इस पीस ट्रीटी में 1919 में जो क्लॉजेस दिए गए वो कुछ जो उसके फीचर्स थे वो बहुत ही हार्मफुल थे, जो कि फर्दर एक स्टेज क्रिएट करते हैं जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग के लिए। तो उसी प्रेमाइज पे क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है 1995 में हुई थी, उसका रोल कैसे प्रोमिनेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो कोर कंटेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन का जो है वो प्रोमिनेंटली ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से रिलेटेड है। ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि से रिलेटेड है, राइट। कंटेक्स्ट क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो कि 1919 में हुआ था। एंड सब्सिक्वेंट जो डायमेंशन है क्वेश्चन का कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए प्रोमिनेंटली क्या रोल प्ले करता है, इसका क्या रोल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, राइट। इस पे जो है हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। नाउ जो हमने अभी मेंशनिंग किया प्रोमिनेंटली जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है वो प्रोमिनेंटली 1919 में ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको जो है कंक्लूड करती है, एंड करती है। इसके साथ कुछ पीस ट्रीटी साइन होती है कि आपस में कंट्रीज वॉर नहीं करेंगे, लेकिन इसके जो प्रोविजंस थे वो प्रोमिनेंटली बहुत ही हार्श थे, राइट। दे वर रियली हार्श कंडीशन जो कि जर्मनी पे इम्पोज किए गए। जर्मनी पे प्रोमिनेंटली ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के जो कंडीशंस थे वो प्रोमिनेंटली इम्पोज किए गए। तो इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1919 ऑफिशियली ended the World War I and imposed harsh conditions on Germany. The treaty's term contributed significantly to conditions that led to the World War II. Straightforward कि conditions बहुत ही harsh थे, राइट। कंडीशन बहुत ही हार्श थे जो कि जर्मनी पे इम्पोज किए गए और इन कंडीशंस की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है बिगिनिंग हुई, या ये एक फर्टाइल ग्राउंड की जो है क्राइटेरिया को जो है मीट आउट करते हैं, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हुई। ना इसके प्रोमिनेंट जो फीचर्स थे इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, इसको प्रोमिनेंटली जो है जर्मनी को सोली रिस्पॉन्सिबल माना गया। जर्मनी को जो है प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल माना गया, जर्मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो जर्मनी के ग्रीड की वजह से हुई थी, इसलिए जर्मनी को जो है प्रोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल माना गया। और जो ट्रीटी जब साइन हुई, जिस हॉल में साइन हुई, जहाँ पे ट्रीटी साइन हुई, वहाँ पे जो जर्मन के मेंबर्स थे या जो एक्सिस पावर के जो मेंबर्स थे, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग वे में जो है ह्यूमिलेट करके जो है इनको ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस के थ्रू जो है ये ट्रीटी साइन की गई। तो कहीं ना कहीं उनके ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट लगी, जो कि बाद में एक रीजन बनेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस थी। इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के जो प्रोविजंस थे उस पर मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस जर्मनी पे लगाए गए। अब वो मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस क्या थी? मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस ये थी कि जर्मनी
अपनी फोर्सेस में, अपनी आर्मी पे 1 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को नहीं रखेगी। तो मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। सब्सिक्वेंट मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ कुछ नेवल रेस्ट्रिक्शंस भी रखे गए। जर्मनी पे नेवल रेस्ट्रिक्शंस रखे गए और नेवल रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स थे, जैसे कील कनाल जो है, कील कनाल पे जिसपे जर्मनी अपना रूल कर रहा था, उसको ओपन कर दिया गया। ओपन किसके लिए? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ये प्ले करता है। स्ट्रैटेजिक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो ओपन कर दिया गया कील कनाल, लाइक नेवल रेस्ट्रिक्शंस रखे गए। एंड फर्दर टू द हार्म, इकोनॉमी को हार्म पहुंचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन लाइक जर्मनी में जो है लॉरेन और इसाक जो है प्रोमिनेंट रीजन है, लॉरेन एंड इसाक जो है प्रोमिनेंटली फ्रांस को दे दिए गए ऐसे वॉर रेपरेशन के फॉर्म में। इसाक एंड लॉरेन जो है फ्रांस को दे दिए गए। एंड सब्सिक्वेंट जो जर्मनी के कुछ इंपॉर्टेंट जो है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से रिच रीजन है, जैसे रूर बेसिन हुआ, जो जर्मनी का रूर बेसिन है वो ले लिया गया। ये कोल रिच रीजन है, कोल रिच रीजन था ये जर्मनी का, ये रीजन ले लिया गया, राइट। एंड एज यू नो कि इसी सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड प्रीसीडिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? कोल चाहिए उनको, इंडस्ट्रीज को इंजन की पावर जनरेट के लिए। तो रूर बेसिन जर्मनी का ले लिया गया, जो कि इकोनॉमी ऑफ जर्मनी को नेगेटिवली हैम्पर कर रही है, राइट, नेगेटिवली हैम्पर कर रही है। राइन वैली के अराउंड, जो रिवर राइन है, उस राइन वैली के अराउंड जो है डीमिलिटराइज जोन क्रिएट किया गया, डीमिलिटराइज जोन क्रिएट किया गया। और वॉर रेपरेशन के फॉर्म में वॉर रेपरेशन के लिए जो जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, उसके लिए जर्मनी को बोला गया कि आप जो है बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर ऐसा वॉर रेपरेशन जो है जो अफेक्टेड कंट्रीज है उनको देंगे, जो कि जर्मनी की इकोनॉमी को नेगेटिवली हैम्पर करेगा। उससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट हो रहा है हाइपर इन्फ्लेशन का। हाइपर इन्फ्लेशन कैसे? अब वॉर रेपरेशन देने के लिए जर्मनी ऑलरेडी 5 साल वॉर में था, लेकिन उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। तो वॉर रेपरेशन देने के लिए इकोनॉमी करेंसी देने के लिए करेंसीज को प्रिंट करता, प्रिंट इन कर रहा है इंटर्न। उससे क्या होगा? इकोनॉमी में कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो रही तो वो इन्फ्लेशन को बीट करेगी, राइट। ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत हर कंट्री के लॉस में, जर्मनी उसमें एक मेंबर था। और यूएसए क्या है? जर्मनी को लोन ऑफर करता है कि यू टेक द लोन एंड पे द वॉर रेपरेशन। तो इस चीज को पे बैक करने के लिए जर्मनी को जो है करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है, और वो इंटर्न जर्मनी की इकोनॉमी को नेगेटिवली जो है इम्पैक्ट करता है, राइट। हाइपर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन क्रिएट करता है। और कुछ और प्रोमिनेंट फीचर जैसे थे कि जो अफ्रीका में कॉलोनीज थी जर्मनी की, राइट, अफ्रीकन कॉलोनीज जो थी जर्मनी की, जर्मनी के जो अफ्रीका में कॉलोनीज थे उनको जो है ये आपके जो एलाइड पावर्स हैं उनमें बांटा गया, जिससे जर्मनी को बहुत ही चोट पहुंची। और ये सारे ही फैक्टर्स, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के जो प्रोविजंस हैं, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के जो प्रोविजंस है, एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करते हैं, जिसको प्रोमिनेंटली हम लेटर देखेंगे हिटलर ने प्रोमिनेंटली जो यूज किया अपने जर्मन सिटीजन्स को इंसाइट करने के लिए। नाजिज्म जैसा कंसेप्ट जब परपेचुएट करने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। एंड बियॉन्ड दैट ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो इंपोज किए गए थे, अब उतनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी जर्मनी की नहीं है कि वो पे बैक कर सके। तो क्या हो रहा है? दिक्कत पैदा हो रही है और वो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये सारे प्रोमिनेंट फीचर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को जो थे वो एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एक तो इकोनॉमिकली हैम्पर कर दिया है जर्मनी को, साथ ही साथ जो मिलिट्री डिफेंस कैपेबिलिटी है उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। तो कहीं ना कहीं एक चोकनेस की फीलिंग जर्मनी में डेवलप होगी, एक लिमिटेशन हो रही है, वहां के लोगों में जन आक्रोश क्रिएट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से अपने इस मॉडल आंसर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सारे पॉइंट देखे, राइट, कि लॉस ऑफ टेरिटरी है, मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन, नेवल रेस्ट्रिक्शन, इंटरनेशनल एक्सेस टू कील कनाल, जो वॉर गिल्ट क्लॉज है उसमें जो आर्टिकल 231 है वो फुल्ली जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल मानता है, रिपेरेशन देने के लिए बोलता है। तो ये सारे फैक्टर जो है
प्रोमिनेंटली क्या कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंटली जर्मनी में जो है रिसेंटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वहां के लोगों में जन आक्रोश की भावना क्रिएट कर रहे हैं, और जर्मनी इसको जो है टोटली अनजस्ट एंड ह्यूमिलेटिंग बोलता है कि सब चीज के लिए हम ही थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। यू कैन मेंशन कि जर्मनी व्यूड दिस टर्म्स एज अनजस्ट एंड ह्यूमिलेटिंग, और जो फर्दर इस फीचर्स को प्रोमिनेंटली एडोल्फ हिटलर ने प्रोमिनेंटली यूज किया एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज ए टूल, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक प्रोमिनेंट रीजन रहा है। एंड सब्सिक्वेंट कुछ और पैरामीटर जो हमने डिस्कशन किया इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जो अनरेस्ट पैदा हुआ, सोशल अनरेस्ट, ऑल बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई के मुद्दे से हर जगह जो है रेबिलियन कॉज होते हैं, और जर्मनी में भी एक कॉकटेल की तरह सर्व करता है, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन का जो इशू है वो प्रोमिनेंटली सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, और ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फर्दर एग्रेसिव आइडियाज लाइक नाजिज्म और फासिज्म को जन्म देती हैं, जो कि एज अ टूल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये चीजें काम करती हैं, राइट। तो ये प्रोमिनेंटली ऐसे जो है अपने मॉडल आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द एंड अपने आंसर को आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लेड द ग्राउंड फॉर वर्ल्ड वॉर II बाय फॉस्टरिंग रिजेंटमेंट, की टर्म है रिजेंटमेंट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म इन जर्मनी, राइट। रिजेंटमेंट क्रिएट हो रही है हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म लाइक नाजिज्म एंड फासिज्म, नाजिज्म प्रोमिनेंटली इन जर्मनी, राइट। और इसके फेलियर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की फेलियर्स की वजह से जो लास्टिंग पीस है, वी कैन राइट इट कैन नॉट अचीव द लास्टिंग पीस एंड कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, राइट। तो प्रोमिनेंटली ऐसे जो है आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में इसके की फीचर्स को बता सकते हैं, और की फीचर्स कैसे जर्मनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में थी और वो एक फर्टाइल ग्राउंड बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, ऐसे जो है हम प्रोमिनेंटली अपने मॉडल आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ इस पर्सपेक्टिव से अपना ये सेशन हम आज का हम क्लोज करते हैं। ये दो आंसर जो है आप प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर इसका मॉडल आंसर लिख के आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड इसकी फर्दर इन सारे क्वेश्चन के जो मॉडल आंसर्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आप क्रॉनिकल IAS की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो सकती है, आप उसको जो है फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को चाहें तो इन 2 क्वेश्चन के अलावा इन 5 क्वेश्चंस को भी डीपली प्रैक्टिस कर सकते हैं।